हुए हैं कोरोना में। 3 करोड़ लोग कोरोना में अफेक्टेड हुए हैं और हार्डली 11 लाख लोग का इंश्योरेंस क्लेम आया है। दैट मीन्स 3 करोड़ में सिर्फ 11 लाख आदमी की इंश्योरेंस थी, बाकी की इंश्योरेंस नहीं थी। क्या उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है? हम अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं कि हमने बाकी लोगों को अनइंश्योर्ड छोड़ दिया। 2 करोड़ 89 लाख पीपल रिमेन अनइंश्योर्ड। हम यदि हर एक को इंश्योरेंस की मैसेज दिए होते तो आज लोगों को फाइनेंशियल ट्रबल नहीं आती। हमारा कर्तव्य है कि हम जिस व्यक्ति से मिले उसके साथ इंश्योरेंस की बात करें। दोस्तों, मैं जब कभी भी अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ किसी भी नए व्यक्ति के साथ में, तो मैं बोलता हूँ, सर माय नेम इज रमेश दमानी, आई एम इन इंश्योरेंस। मैं इंश्योरेंस में हूँ। वे पूछे चाहे नहीं पूछे, मैं बोल देता हूँ मैं इंश्योरेंस में हूँ। क्योंकि यदि वे पूछ ले भाई आपका क्या, रमेश दमानी, ओके वेरी गुड, हाय हेलो करके निकल गए, अरे मेरा मतलब ही सिद्ध नहीं हुआ नाम बोल करके। मेरे को बोलना चाहिए मैं रमेश दमानी, मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ। कोई शर्म की बात नहीं है। यदि कोको कोला कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है कि हम कोको कोला बेचते हैं, जो संसार का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, जो हाईएस्ट एडवर्टीजमेंट खर्चा करता है, उसको एडवर्टीजमेंट देने की दरकार नहीं है, फिर भी लोग देते हैं एडवर्टीजमेंट कि लोगों के दिमाग में रहे कि कोको कोला बोल के एक प्रोडक्ट है, एशियन पेंट बोल के एक प्रोडक्ट है। हर कंपनी की एक प्रोडक्ट है जो एडवर्टीजमेंट देती है। लक्स बोल के एक साबुन है, तो बड़ी बड़ी कंपनी एडवर्टीजमेंट देती है। रिलायंस जियो भी एडवर्टीजमेंट देता है। तो दोस्तों, हम यदि अपने नाम के आगे बोल दें मेरा नाम रमेश दमानी है या मेरा नाम सुरेंद्र जी है, चांडक जी है, तो बोलेंगे कि भाई मेरा माय नेम इज सुरेंद्र चांडक, आई एम इन इंश्योरेंस। आपको क्या तकलीफ है? वे क्या बोलेगा? आपने अपना ऑक्यूपेशन कौन पूछा? ऐसा कभी नहीं बोलेगा। ओहो, आप इंश्योरेंस का काम करते हैं। हो सकता है 100 आदमी में एक आदमी को इंश्योरेंस की दरकार पड़ जाए। तो आप अपना इंट्रोडक्शन करिए ना, क्या शर्म की बात है? हमको कभी कभी फील होता है कि हमको कभी कभी कहने में शर्म आती है क्या कि हम इंश्योरेंस का काम करते हैं। अरे दोस्तों, जो पर्टिकुलरली काम सर करते हैं, HNI जो मैंने बोला ना, तो पर्टिकुलरली बड़े लोगों को बताते वक्त तो वो और ज्यादा शर्म आती है। कोई शर्म की बात नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं दोस्तों, आई टेल यू, वी आर द रियल सेवियर ऑफ ए फैमिली। यदि कोई परिवार उजड़ा है तो हमारी बदौलत उजड़ा है। यदि कोई परिवार गरीब, कोई अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई, वो गरीब रह गया, हमारी बदौलत नहीं। हम जिम्मेवार हैं उस परिवार के प्रति, क्योंकि मैंने उसको अप्रोच ही नहीं किया कि इंश्योरेंस करिए। यदि हम उसको अप्रोच किए होते तो इंश्योरेंस कर सकता था। दोस्तों, मैंने एक क्लाइंट के पास में, मैं आपको रिसेंट घटना बताता हूँ, 1918 की घटना है। मैं एक व्यक्ति से मिला और उसको बोला, कोई जगह मीटिंग हुई, बात हुई इंश्योरेंस का। मैं तो सीधा ही बोलता, मैं रमेश दमानी, आई एम इन इंश्योरेंस। मेरे सेट वर्ड है, माय नेम इज रमेश दमानी, आई एम इन इंश्योरेंस। और जहां तक होता है मैं कार्ड देने की चेष्टा करता हूँ। अरे कार्ड फेंक ही देगा या कार्ड देख लेगा, उसके दिमाग में तो है कि कोई एक रमेश दमानी इंश्योरेंस वाले से अमुक जगह मिला था, कि भाई आज रमेश दमानी में कोई हस्ती के यहाँ मिला है, कोई बड़े व्यक्ति के यहाँ मिला, तो कोई ना कोई तो था। मैक्सिमम कार्ड फेंक देगा। अरे हर कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है, क्या हम देखते हैं कि कितनी एडवर्टीजमेंट टीवी में आती, फिर भी तो देते हैं। उसको ये थोड़ी पता है कि हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो इसके लिए अपने पास में इंडिविजुअल पब्लिसिटी के अलावा कोई उपाय नहीं, क्योंकि हम अखबार में देंगे कि मैं सुरेंद्र चांडक अमरावती से इंश्योरेंस कराइए, तो शायद नहीं बिकेगी। ना हम एडवर्टीजमेंट का खर्चा करने की चेष्टा करेंगे, 1000 रुपए लग जाएंगे। तो हम अपने सेल्फ एडवर्टीजमेंट में क्या तकलीफ है, जब फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर सकते हैं। जब फेसबुक की बात आती है उसमें भी आप एडवर्टीजमेंट करते हो, जब मिलते हो तो भी बोल दो, क्या तकलीफ होती है? कोई शर्म की बात नहीं है। जो हम काम करते हैं ये पुण्य का काम है। मैं उस व्यक्ति को बोला कि भाई साहब, उन्होंने हमको ऑफिस बुलाया कि हमसे आप मिलिएगा। ऑफिस में गया तो उसने एक ही बात कही कि मैं इंश्योरेंस में विश्वास नहीं करता हूँ। तो भाई साहब, हमारे पास लोग आते हैं, मैं आपसे डिबेट करूंगा इंश्योरेंस क्यों लूं। आप जिस व्यक्ति के यहाँ पार्टी में मिले तो उनकी कितने की इंश्योरेंस है? मैं बोला उनकी तो 5 करोड़ की इंश्योरेंस है। तो बोले कि हमको क्यों इंश्योरेंस लेनी चाहिए, मेरे पास तो बहुत पैसा है। उनका वर्थ था 1000 करोड़ का। बोले कि आपको तो इंश्योरेंस की ज्यादा दरकार है। मैंने इतना कह दिया, यदि आपका 1000 करोड़ का वर्थ है, यू नीड मोर इंश्योरेंस। बोले आप क्या बात करते हैं? बोले यस, आपके पास जो भी फैक्ट्री है वे बैंक से हाइपोथिकेशन है। बैंक से रुपया लेके आप फैक्ट्री चलाते बना चलाते हैं। आपकी कंपनी है सो पार्टनरशिप में आपके और भी भाई लोग डायरेक्टर है। बोले हैं। बोले क्या गारंटी कि भी आपको कुछ हो जाए तो आपके नॉमिनी को रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कंपनी में फाइनेंस में रुपया फंसा हुआ है, या मार्केट में डेट में फंसा हुआ है, या बैंक का देवना आ जाए।
हर समय तो व्यापार अच्छा नहीं चलता है। बोले नहीं, मेरी तो परिस्थिति बहुत अच्छी है। तो मैंने उनको एक ही वर्ड कहा, 10 साल पहले क्या आपकी परिस्थिति थी क्या? बोला नहीं। 10 साल बाद ये कंटिन्यू करेगी, क्या गारंटी है? वे चुप हो गए। मैं बोला देखिए, मैं नेगेटिव बात नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ 10 साल बाद आप 100 गुना बढ़िए, पर 10 साल पहले आपकी ये परिस्थिति क्या? अभी आप जो BMW या मर्सिडीज घूम रहे हैं वो नहीं थी। 10 साल बाद क्या आप गारंटी दोगे क्या? कोई जवाब नहीं था। क्या आदमी थोड़ी बोला कि नहीं 10 साल बाद मेरी खराब होगी। मैं बोला मुझको आपका उत्तर नहीं चाहिए, मुझको उत्तर इतना ही देना है कि आप अपने परिवार के लिए अलमारी में 100 करोड़ रुपया रख गए, हिडन ट्रेजर, वे तिजोरी कभी नहीं खुले। आपके अननोन अनडिक्लेयर्ड 100 करोड़ अलमारी में पड़े हैं, मैं ऐसी व्यवस्था कर सकता हूँ। बोले कैसे कर सकते हैं? बोला आपको 100 करोड़ की इंश्योरेंस दूंगा, साल का इतना प्रीमियम दीजिए, आपके रिस्क कवर करूंगा। तो उसने अपने CFO को बुलाया, तो उसने सारा स्टडी किया। तो बोले दमाई साहब का कहना सही है, क्योंकि अभी हम लोग 10 साल दे करके अपनी 100 करोड़ की पॉलिसी कर सकते हैं, और बाद में हो सकता नहीं दे तो कम से कम 100 करोड़ का मेरा कवरेज तो रहा। काफी दिक्कत हुआ, बहुत समझे। बोले मैं प्रपोजल फिर इसको सोच के बताऊंगा। फिर मैं उनके पास में 3-4 महीने के बाद गया। बोले भाई साहब क्या विचार किया? बोले अभी तक मेरा माथा नहीं सेट हुआ है। अब देखिए, जो व्यक्ति एकदम ना कर रहा था, आज हमको बोला माइंड सेट नहीं हुआ, मतलब ये सोच रहा है। मैंने उनको एक बात कही उस समय कि दोस्तों, भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब, इंश्योरेंस एक ऐसी वस्तु है, आप जब चाहोगे तो हो सकता नहीं मिले। बोले मतलब मनुष्य कब इंश्योरेंस चाहता है? जब उसको कोई बीमारी हो जाए कि भाई हमको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। मैंने क्यों नहीं लिया? जिस समय इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो कुदरत ने और भगवान ने आपकी जो व्यवस्था करी है कि अभी आपका वेल्थ भी अच्छा है और अभी आपका हेल्थ भी अच्छा है, तो उसको आप इनकैश करिए, क्योंकि दोनों में यदि एक चीज भी मिसिंग हो तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। फिर बोला क्या मतलब? बोला मतलब ये कि अभी आपके पास वो रुपया है, आप प्रीमियम देने लायक हो, हेल्थ बहुत अच्छा है, एक्सेप्टेंस के लायक हो, दोनों में एक चीज लड़खड़ा गई तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। ये भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया, आप करिए। उन्होंने अपने फादर से बात किया कि दमाई साहब तो ऐसे पीछे पड़े हुए। मैं हमको पीछे नहीं पड़ा हूं, आपको लेना है लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। आप ये वर्ड विड्रॉ करिए कि मैं पीछे पड़ा हूं। मैं नॉमिनी नहीं हूं, मैं बेनिफिशियरी नहीं हूं, बेनिफिशियरी आपके परिवार है। तो मैंने उनको विड्रॉ कराया कि आप मेरे पीछे, मैं आपके नहीं पड़ा हूं, अपनी इच्छा से ले रहे हैं। कभी आप मत बोलिएगा मैंने पीछे पड़ के दिया। इंश्योरेंस आप अपनी स्वेच्छा से ले रहे हैं, पर मैं समझा के ले रहा हूं। उन्होंने वापस मीटिंग डेफर कर दी। बोले दमाई साहब हमको फिर सोचने का मौका दीजिए। मैं फिर 3rd मीटिंग किया, हुए दिवाली के आसपास का मौका था। मैं गया भी, क्या बात है? मैं दमाई साहब, माइंड में इच्छा तो कर रही है, करें। बोले इच्छा जब कर रही है तो शुभ काम में देरी क्यों? उनको मैंने 100 करोड़ की पॉलिसी 19 सितंबर 2019 में दी थी। हाँ 19 में दी थी, यस। एंड उन्होंने पॉलिसी जब एक्सेप्टेंस हुई थी तो एक ही कहा, दमाई साहब मजा आ गया पॉलिसी करके। बोले क्यों? बोले मैंने अपने परिवार के लिए 100 करोड़ रुपया बंद तिजोरी में रख दिया, जो कोई को दिखेगा भी नहीं। एक कागज के टुकड़े में 100 करोड़ रुपया है, और कुछ भी हो जाए तो 100 करोड़ की गारंटी है। हो सकता है, अब वो खुद बोल रहे हैं, हो सकता है व्यापार में मेरा रुपया फंस जाए, हो सकता है मेरी बैंक की देनदारी आ जाए। अब अपने मुंह से वे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। एंड ही वाज सो हैप्पी, अपनी भी 100 करोड़ की करी और पिताजी की भी 100 करोड़। ओफ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई हम ये कहते हैं कि हमारा फर्ज है इंश्योरेंस करना। हमको इंश्योरेंस कंपनी ने लाइसेंस टू सेल, क्या आप ये काम करिए। क्या हम सही तरीके से प्रचार कर रहे हैं? तो क्या आपने एक परिवार में 2 पॉलिसी 100 करोड़ की ये बेची? पॉलिसी 100 करोड़ की दी, और बाप रे, और डबल उसके मजा। बाद में मैंने 75 करोड़ की पॉलिसी करी। उसके बाद में लास्ट ईयर दिसंबर में 50 करोड़ की एक पॉलिसी करी। और देखिए, कोरोना टाइम में क्लाइंट मेरा चेन्नई में, मैं फोन से बात कर रहा हूँ, प्रपोजल उनको भेज रहा हूँ, उनका मेडिकल वहां करवा रहा हूँ, उनका सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है। अब उस केस में क्या हुआ? दमानी साहब, कुछ आवाज आ रहा था इसलिए मैंने सबको म्यूट किया। आप अपने आप को एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं अपने कुछ केसेस सुना रहा हूँ जिसमें मैंने मेरे बड़े बड़े क्लाइंट को बड़ी बड़ी पॉलिसी सेल करी। और लास्ट ये दिसंबर की बात है, जब मैंने क्लाइंट को पॉलिसी एडवाइस करी कि भाई पॉलिसी लेना चाहिए, उनको मैंने सीधा ही 100 करोड़ का प्रपोजल दिया।
तो उन्होंने कहा कि नहीं दमाई साहब मेरा वर्थ कितना है, मैंने वर्थ के हिसाब से तो आपको 500 करोड़ की पॉलिसी लेनी चाहिए। बोले ठीक है 100 करोड़ करिए। पर उनकी एक प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि उनकी कंपनी में खुद की सैलरी नहीं थी, एंड ही वाज ओनली डायरेक्टर विदाउट सैलरी। उनकी इनकम भी नहीं थी, पर उनका वेल्थ एमएस वेल्थ है। मैंने सारे वेल्थ के पेपर उनके जमा किए, इस व्यक्ति का ये स्टेटस है, ये घर है, ये गाड़ियां, ये एम्बेसडर टू दिस कंट्री है, इनका ये इतनी कॉर्पोरेट्स हैं, इसकी कंपनियों में ये इनकम है, और इनके सब में शेयर होल्डिंग इतनी है, पर ही इज नॉट ड्रॉइंग सैलरी। कहां पर लिखा हुआ है कि सैलरी लेना जरूरी है? ही सैक्रिफाइसिंग इज सैलरी, बट इनकी इनकम ये है। मैंने कंपनी की बैलेंस शीट और उनकी इनकम कुछ नहीं है करके मैंने उनका 50 करोड़ का केस पास करा। और 50 करोड़ के केस में क्या चक्कर हुआ, उनका प्रीमियम था 74 लाख रुपया पेबल फॉर 12 ईयर्स, किंतु उसमें उनके हेल्थ के कारण लोडिंग आ गई। एंड लोडिंग क्या आई थी, 50 करोड़ की पॉलिसी, 74 लाख बेस प्रीमियम, लोडिंग 50%, अराउंड 44 लाख लोडिंग थी उसमें। यस, उन्होंने बोला मैं पॉलिसी नहीं करूंगा, 44 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं दूंगा। तो मैंने बोला कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है तभी आई? उन्होंने बोला नहीं, मेरी मेडिकल हिस्ट्री एकदम सही है। इंश्योरेंस कंपनी से एज ए वेरी स्पेशल केस मैंने मेडिकल रिपोर्ट उनके डॉक्टर को मेल कराई। उन्होंने कहा कि यदि मेरा मेडिकल खराब है तो एज ए कस्टमर आई शुड नो अबाउट माई हेल्थ, इंश्योरेंस होगी कि नहीं होगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि कस्टमर को पॉलिसी नहीं लेनी इतनी लोडिंग में, पर ही वांट्स हिज रिपोर्ट। जनरली इंश्योरेंस कंपनी रिपोर्ट नहीं शेयर करती है, पर मेरे रिक्वेस्ट पे उनके क्लाइंट के डॉक्टर को, फैमिली डॉक्टर का नाम था प्रपोजल में, उसको मेल किया गया, क्लाइंट को नहीं किया गया। और ये कह करके कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपकी ट्रबल है कि नहीं है। उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह ली और डॉक्टर ने मेरे से बात करी कि नहीं इनके ट्रबल है, पर इनका यदि एक्स्ट्रा नहीं लगे तो अच्छा है। अब यहाँ से बात फिर चालू हुई। चालू होकर मैंने इंश्योरेंस कंपनी के अंडरराइटर को लाइन पर लिया और इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्टर को लाइन पर लिया, लेके क्लाइंट के डॉक्टर से बात करा के, क्लाइंट भी फोन पर थे, और उनका डॉक्टर ने एग्री किया कि जो जो रिपोर्ट में लिखा है इनको ये है प्रॉब्लम। एक क्लाइंट बोला हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके फैमिली डॉक्टर ने इंडोर्स किया कि जो आपकी रिपोर्ट है सही है और इनकी प्रॉब्लम है। क्लाइंट सब कुछ एग्री करके बोल दिया मैं नहीं पॉलिसी करूंगा, 44 लाख लोडिंग नहीं दूंगा। दोस्तों मैंने उनको एक सिंपल सा क्वेश्चन कहा था, भाई साहब आप पॉलिसी मत लीजिए, हमको मंजूर है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है। 74 लाख के प्रीमियम में 44 लाख रुपए एक्स्ट्रा रियली में आपको ज्यादा लग रहा है, पर मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। पर एक आपसे मैं प्रॉमिस मांगता हूं। बोले क्या? आप इसकी लोडिंग तो भले मत दीजिए, इसके साथ एक प्रॉमिस करिए आगे से आप कभी बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं करोगे। आप यदि कहीं भी ट्रेवल करते हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी हेड ऑफिस लंदन में है, बॉम्बे में है, सब जगह उनके ऑफिस है। ही इज हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई। बोले क्या मतलब वो आपका कहने का? मैं देखिए यदि आप लंदन जाते हैं तो ऑर्डिनरी टिकट का 60,000 रुपया भाड़ा है, पर आप बिजनेस फर्स्ट क्लास में जाते हैं जिसका 3.5 लाख रुपया भाड़ा है, और एक साथ ही प्लेन लैंड करता है, उसमें आप कितना लोडिंग दे रहे हैं? 6 गुना, 600% लोडिंग दे रहे हैं। एक भाड़े में आप ट्रेवल करने के लिए उसी ड्यूरेशन पर, उसी फ्लाइट में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ 60,000 में, उसी फ्लाइट में आप ट्रेवल कर रहे हैं 600% लोडिंग देकर के, आप 6 गुना प्रीमियम देकर के, 6 गुना भाड़ा देकर के 3.5 लाख की टिकट में बिजनेस फर्स्ट क्लास में आप जाते हैं। बोला जाता हूँ तो आगे से मत जाइए, आप 4,500 की टिकट में जाइए। बोले क्यों जाऊं? उसमें लोडिंग लगता है, नहीं जाना चाहिए। इंश्योरेंस में लोडिंग लगता है, आप नहीं दे रहे, वहां लोडिंग दे रहे हैं 10 घंटा के लिए, ये कहाँ का न्याय हुआ? मैं जीवन भर के लिए आपका कवर कर रहा हूँ, वहां 10 घंटा के लिए आप लोडिंग दे रहे हैं। उन्होंने इतना ही कहा चेक मंगा लो। 1 करोड़ 14 लाख रुपए का प्रीमियम मैंने एडजस्ट करा है। दोस्तों ये अपने पर निर्भर करता है, अपना कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रांग है। आज यदि मैं कहता हूं मैंने इंश्योरेंस की परीक्षाएं पास करी है या जो भी कुछ किया है, ये हमको बहुत हेल्प करता है। आज आप लोग मास्टरमाइंड कर रहे हो, या आप कोई भी कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, या कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट द कोर्स। बेसिक्स तो इंश्योरेंस सेल करना है, चाहे आप किसी माध्यम से सेल करो। घुमा फिरा करके क्या मतलब है कि आपको पॉलिसी बेचनी और चेक उठाना है। सारा निचोड़ एक ही जगह है कि हमको पॉलिसी बेचनी है और चेक उठाना है, चाहे किसी माध्यम से कोई भी कोर्स से करो। तो कोर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। और लर्निंग लीड्स यू टू गेट मोर कॉन्फिडेंस। आप जितनी लर्निंग लेते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपर्ट बन रहे हो, नहीं, लर्निंग से आपको कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है।
सबसे बड़ी चीज है टू एनी सेल्समैन, आप क्या कॉन्फिडेंस से बेच रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है हर सेल में। जब आपका कॉन्फिडेंस वीक हो गया तो आप कुछ नहीं बेच पाओगे। ओशो की एक कहानी मैं सुनाता हूं। उन्होंने एक कहानी मैं सुना था। और दमानी साहब, इंटरप्ट करूंगा, आपके पीछे से कोई आवाज आ रहा है क्या? नहीं, मेरे पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, क्योंकि एक आवाज कंटिन्यूअसली ऐसा आ रहा है बार बार। अभी देखिए, अभी ठीक है। अभी ठीक है, अभी अभी कुछ नहीं ठीक है है। मुझे। तो हाँ। दोस्तों, ओशो की एक कहानी है। एक कोई व्यक्ति था जो राजा के घर के महल के नीचे से निकल रहा था और पंखे बेचते हुए निकल रहा था। और पंखे बेचते हुए लिख रहा था, कह रहा था मुंह से कि 2 रुपए के पंखे लो, सारे जीवन के लिए निश्चिंत हो जाओगे, कभी नहीं टूटेगा। 2 रुपए के पंखे, आजीवन गारंटी। राजा सुन रहा था। राजा ने बोला, ऐसा क्या व्यक्ति जो 2 रुपए के पंखे बेचेगा और आजीवन गारंटी, उसको बुलाओ ऊपर में। राजा के कान में जब गई आवाज कि 2 रुपए के पंखे सस्ते और लाइफ टाइम गारंटी, पंखे वाले को बुलाया। बोले, कौन से पंखे हैं? उसके झुंड में लगे हुए थे कागज के पंखे थे। तो राजा ने बोला, ये 2 रुपए के कागज के पंखे बेच तो रहे हो, पर ये तो कोई हवा के झोंकों से टूट जाएंगे। बोले, नहीं साहब, ये जीवन भर की गारंटी है, ये कभी नहीं टूटेंगे। तो राजा ने बोला, बड़ा विचित्र बात बोल रहा है, कागज के पंखे की गारंटी दे रहा हमको। कोई बात नहीं, मैं 2 रुपए का तुम्हारा पंखा लूंगा, यदि टूट गया तो तुमको मैं फांसी करूंगा, क्योंकि तुम राजा को गारंटी दे रहे हो। तुम जवान संभाल के बात करना। बोला, नहीं, मुझको मेरे प्रोडक्ट पर विश्वास है, लाइफ टाइम गारंटी, कभी नहीं टूटेगा। राजा बोला, ठीक है। मंत्री को बोला, इस पर खबर रखना, यदि पंखा टूट गया तो उसको पकड़ के लाना। बोले, साहब, मैं हर बृहस्पतिवार को आपके घर के नीचे से जाता हूं, मैं कहीं भागूंगा नहीं। वे 2 रुपया लेके चला गया। राजा ने उस पंखे को झेला और पंखा टूट गया। राजा बोला, अच्छा बुद्धू बनाया हमको उसने, एक पंखे वाले ने हमको, राजा को मूर्ख बना दिया। अगले बृहस्पतिवार को जब आया तो राजा ने उसको बुला के बोला, ऊपर आओ, तो उसको फांसी पर चढ़ाओ। बोले, क्यों प्रभु, मुझको क्या चीज की फांसी? बोले, तुमने हमको आजीवन गारंटी कही थी। बोले, साहब, एकदम आजीवन गारंटी है, कभी नहीं टूटेगा। बोले, देखो, मैंने एक ही झोंका लिया और टूट गया। बोले, राजा साहब, आपको पंखा झेलना ही नहीं आता। बोले, कैसे? बोले, मैंने तो कहा कभी टूटेगा नहीं, आजीवन गारंटी है, मैंने झेलने को तो नहीं कहा था। बोले, क्या मतलब था, हवा कैसे लेता? बोले, पंखा सामने रहते, आप गर्दन हिलाते तो पंखा से हवा आता। तो एक 2 रुपए पंखे वाले भी गारंटी से माल बेच सकते हैं। हमारे तो प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि हम क्यों चीज का हम शेक कर रहे हैं। हम अपने आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ला पा रहे? हमारे में कई कमी है दोस्तों। हर जगह हर दिन पॉलिसी बिक रही है, हमसे क्यों नहीं बिक रही है? LIC का जिस दिन BOC नहीं ले, तब समझ लो कि आज मार्केट खाली है। LIC में BOC जमा हो रही है, मतलब कोई ना कोई तो ले रहा है। तो इसका मतलब कमी का है, हम में कमी है। हम या तो कस्टमर के पास नहीं जा रहे हैं, या सही रूप से उसको नहीं बता पा रहे, या तो हमें अपने प्रोडक्ट पर नहीं विश्वास है, या हमको अपने पर नहीं विश्वास है। सबसे जरूरी है हमको अपने पर विश्वास करना। हमको इतना कॉन्फिडेंस होकर के बात करना है कि हमको कुछ नहीं दिखे। दोस्तों, जब मैं कस्टमर से पॉलिसी की बात करता हूँ, मुझको प्रोडक्ट भी नहीं दिखता, मुझको सिर्फ चेक बुक दिखती है कि कब इसका चेक फटे और मैं लेके निकलूं। सारी कहानी मेरे लिए बेकार है, सारी सेल्स आइडिया मेरे लिए बेकार है, सारे किस्से बेकार है, सारे प्लान बेकार है, सिर्फ चेक। अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती थी, तभी उसका स्वयंवर रचा गया था। अर्जुन यदि सभी राजाओं को देखता, यहाँ देखो मैं तीर मारने जा रहा हूं, तुम लोग देखो, तो शायद वो कभी आंख नहीं फोड़ पाता मछली। तो दोस्तों, हमारा भी एम रहना चाहिए कि हम कस्टमर से बात करें, फोकस रहें। दोस्तों, कभी भी मैं प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, कभी मैनुअल लेके नहीं बैठता हूँ, कभी कंप्यूटर खोल के नहीं बैठता हूँ, प्रीमियम की चर्चा करता हूँ। मेरा सिंपल फॉर्मूला है, प्रीमियम रेट क्या? 5%। 20 साल की पॉलिसी कर दो, 5% प्रीमियम कर दो। फिर मैं बोलता, भाई साहब, एज पर डिपेंड करता है, मोर्टेलिटी कुछ कम बेसी होती है, उसका कम बेसी हो जाता है। तो 5 लाख प्रीमियम, 1 करोड़ की पॉलिसी, 20 साल दे दो। आपको 15 साल देना है तो 6.5 लाख रुपया दे दो, आपका जल्दी पे आउट सलट जाएगा। अब क्लाइंट बोलता है, जब चेक लेते हैं तो आपने तुमको 6.5 लाख का था, अभी 7.25 लाख क्यों लगा? मतलब हाई रेज के कारण लग गया। यदि आप ये बच्चे के लीजिए तो शायद 6.25 लाख में हो जाए। कैसे भी करो, क्लाइंट पर आप फोकस रखो, उसका चेंज मत करो। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर खोलते हैं या मैनुअल देखते हैं तो क्लाइंट का दिमाग विचलित हो जाता है। हमको एक नजर से एक ही बात करनी है, उसका दिमाग कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अर्जुन को जैसे आंख दिखती थी, उसको कुछ नहीं दिखता था,
हमको कस्टमर के अलावा उसमें कुछ नहीं दिखना चाहिए। हम अपने काम को छोड़ो, अपने मैनुअल को छोड़ो, उसको जस्ट सेल एंड गिव हिम द सेल आइडिया। सारे फॉर्मूला एक ही है, सारे आईआरआर एक ही है कि क्या रिटर्न आता है भाई साहब, ये रिटर्न आता है। कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब इंश्योरेंस करके क्या लाभ है, 5% रिटर्न आता है, और जगह तो ज्यादा। ये सब जगह क्वेश्चन आता होगा आप लोगों के पास भी, आप लोग फेस करते होंगे कि भाई इतने कम रिटर्न में हम पॉलिसी क्यों बेचें या कस्टमर क्यों ले। हमको हाँ। भी ऑब्जेक्शन आता है, ये ऑब्जेक्शन मेरे साथ में भी आता है, इंश्योरेंस का रिटर्न बहुत कम है, मैं क्यों इंश्योरेंस में पैसा लगाऊं। मेरे पास तो स्टॉक मार्केट है, मेरे पास प्रॉपर्टी मार्केट है, मैं जमीन ले लूंगा उसके दाम बढ़ जाएंगे, मैं सोना ले लूंगा उसका दाम बढ़ जाएगा। कुछ भी कस्टमर नहीं लेने के लिए 100 रास्ते बताता है हमको, भले ही वे ले चाहे नहीं ले, पर हमको अवॉइड करने के लिए बता देता है। तो मैं आईआरआर के लिए एक ही बात बोलता, भाई साहब इंश्योरेंस कंपनी ने 5 लाख में आपको 1 करोड़ की पॉलिसी दे दी है, अब आप नहीं मरो तो इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेवार नहीं, आप कल मर जाओ हम 1 करोड़ रुपया देंगे, अब आईआरआर निकालो कल क्या है। पर आप मरना ही नहीं चाहते तो आईआरआर अपने आप कम होगा। मैं तो क्लियर बोल देता हूँ कि आप मरना ही नहीं चाहोगे तो रिटर्न कम होता है, आप जल्दी मरो आईआरआर ज्यादा है। अब कोई मरे नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करे, इंश्योरेंस कंपनी तो देने को तैयार है, आईआरआर आप पर निर्भर करता है कब मरोगे। आपको आईआरआर की चिंता, जल्दी मर जाओ। अब कस्टमर परेशान होता है, बोले क्या सन बकते हो, मतलब आपने चर्चा ही ऐसी करी, आपने जो प्रश्न उठाया उसका जवाब ही यही है। हम तो आईआरआर हाईएस्ट देने को तैयार है, और भाई साहब और खुशी होगी एक्सीडेंटल डेथ हो तो 1 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा दे देंगे, तब आईआरआर निकालिए क्या होता है। पर हम नहीं चाहते आप आईआरआर ज्यादा लो, हम चाहते हैं आपका आईआरआर कम हो और 100 साल जिए। बहुत सहज तरीके से हम समझाते हैं कस्टमर को, आईआरआर के दिमाग से भूत उतार देते, उसके दिमाग में ये कर देते आईआरआर आप पर निर्भर करता है, जितना जल्दी मरो हायर आईआरआर। अब आप नहीं मर रहे तो इंश्योरेंस कंपनी की कहाँ गलती है, आईआरआर तो आपके जुम्मा है लेना कम बेसी। तो क्लाइंट को हमारा फर्ज है, हम लोग कहने में घबरा जाते हैं कि हम ये बात कैसे कहें, कस्टमर क्या सोचेगा कि देखो हमको जल्दी मरने का बोलता है। अरे तुमने क्वेश्चन नहीं तो उठाया है यार, हम थोड़ी उठाने गए थे, हमने थोड़ी बोला। स्टॉक मार्केट में हो सकता है आप लॉस भी कर जाओ। लास्ट ईयर मार्च में कितना बड़ा बाजार गिरा था जब कोरोना डिक्लेयर हुआ था, कितने लोगों की हालत खराब हो गई, सारे म्यूचुअल फंड कोलैप्स कर गए, सारे एनएवी गिर गए, लोगों से एक दिन बर्दाश्त नहीं होता लॉस। रिलायंस जो 1500 चल रहा था से मोहब्बत है। कृष्ण रेड्डी बोल रहे हैं कि जीवन लक्ष्य में राइडर मस्ट है, नहीं राइडर। सुनील लड्डा आपका वो बंद कीजिए माइक। तो लोगों को जब स्टॉक मार्केट भी लास्ट ईयर हमको ख्याल है 27 मार्च को जो रमेश अंधमानी जी साहब, मैंने सबको म्यूट किया फिर से, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो लास्ट ईयर 27 मार्च का इंडेक्स देखिए कितना गिर गया, लोगों की हालत खराब हो गई, कोरोना का समय था, लोग व्यापार से भी छिन भिन हो रहे थे, लोग घर में बैठे थे, लोग पगला गए कि अरे हमारा तो स्टॉक मार्केट गिर गया, म्यूचुअल फंड गिर गया। हाँ, इन्फोसिस 600 रुपया, रिलायंस 800 रुपये बिक गए, पता ही नहीं चला। पर इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो आपको पीस ऑफ माइंड देती है, स्टॉक मार्केट पीस ऑफ माइंड नहीं देता है। वहां आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है, इंश्योरेंस लेने से ब्लड प्रेशर नहीं फ्लक्चुएट करेगा। स्टॉक मार्केट में यदि बाजार गिर जाए तो आपको और बीमारियां आ सकती हैं, इंश्योरेंस में नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी। तो डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। कुछ अपने संचय के लिए इंश्योरेंस लीजिए, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर लीजिए, रहने के लिए प्रॉपर्टी लीजिए। हर क्लाइंट को डिफरेंट बास्केट में रुपए डालने चाहिए। इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा निहायत दरकार है। मैं तो बोलता हूं यदि आप अपने परिवार को रियल में प्यार करते हैं इंश्योरेंस लीजिए, यदि आप नहीं करते तो मत लीजिए, आपकी इच्छा है। इंश्योरेंस इज ए सिंबल ऑफ लव, जो हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस इज ए सिंबल ऑफ लव, अरे मुंह से कह के तो देखो कि इफ यू लव योर फैमिली डू द इंश्योरेंस। मैंने एक लास्ट ईयर पॉलिसी सेल की थी, मार्च या फरवरी की बात है, मैं क्लाइंट के यहाँ बैठा हुआ था, उस समय कोरोना का कुछ रिलैक्सेशन भी था, या कोरोना उस समय जो नहीं था, उस समय कोरोना डिक्लेयर नहीं हुआ था, कोरोना मार्च 21 से हुआ था, तो फरवरी की बात है, मैं क्लाइंट के यहाँ बैठा हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब ये मॉक टेस्ट था, मैंने बोला आप अपनी चेक बुक मंगाइए। बोले क्यों? बोले आप अपनी इंडिविजुअल चेक बुक मंगाइए, उनका 1000 करोड़ का वर्थ है, सुन लीजिए, 3 भाई हैं। बोले क्यों चेक बुक क्यों मंगाए? मैंने आप मंगा के दीजिए ना एक बार, चेक बुक मंगाने में क्या दिक्कत होगी? उन्होंने अकाउंटेंट को बोला मेरी नाम की चेक बुक लेकर के आओ। उन्होंने चेक बुक लाई, मैंने उनके हाथ से चेक बुक ले ली। बोले क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उनकी वाइफ का नाम लिखा, मिसेस सच एंड सच 10 करोड़।
10 करोड़ लिख के उनको चेक दिया कि भाई साहब इसमें आप सही करिए। बोले क्या चीज का चेक है? बोले यार मेरे नाम में नहीं, आपकी मिसेज के नाम, मेरे नाम में चेक नहीं लिखा हूं। तो बोला आपने 10 करोड़ क्यों लिखा? बोले आपको लिखने में तकलीफ क्या हो रही है, आप साइन करिए ना। अकाउंटेंट बगल में खड़ा था क्योंकि चेकबुक लाया था। मैंने उनको पूछा अकाउंटेंट को, साहब के बैंक में 10 करोड़ रुपया तो होगा? वो नहीं है। तो मैंने बोला चेक साइन करके दो, उसमें चेक में मैंने डेट नहीं दी थी। मैंने बोला भाई साहब ये चेक जो आप साइन कर रहे हैं ना, इसमें डेट नहीं है, क्योंकि डेट देंगे तो 3 महीने बाद एक्सपायर कर जाएगा। तो आप कृपया करके अनडेटेड चेक हमारे पास रहने दीजिए और अकाउंटेंट को बोल दीजिए जब आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपया होगा उस दिन मैं आपके वाइफ में ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि टैक्स भी नहीं लगेगा। हस्बैंड कैन गिव टू वाइफ। बोले यार 10 करोड़ तो कभी नहीं होगा। अकाउंटेंट को मैंने बोला यार बाबू का इतना बड़ा वर्थ है इनका, तो 10 करोड़ रुपया इंडिविजुअल फाइल में कब आएगा ये बताओ। जवाब ही नहीं देता है। मतलब इसका मतलब आपके फाइल में 10 करोड़ रुपया सारे जीवन नहीं आना है। कोई जवाब नहीं था, क्योंकि व्यापार में रुपया उलझा रहता है, कहां से आएगा इंडिविजुअल फाइल में। तो मैंने कहा कि देखिए आपके मौन से ये हमको आंसर मिल रहा है कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ का बैलेंस कभी नहीं होगा, जिंदे जी तो नहीं होगा। ये तो आपने गारंटी कर दी। मरने के बाद मैं गारंटी कहता हूं 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में मैं डालूंगा। वाह। दोस्तों उनको बात माथे में जज गई। उन्होंने इंश्योरेंस ली 10 करोड़ की, अपने तीनों भाइयों की 10-10 करोड़ की, और उनसे मैंने 70 लाख का चेक लिया। और मैंने उसको जब चेक लिया तो मैंने बोला मुझसे गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले मैंने 10 करोड़ का चेक लिखा था, 25 करोड़ लिखे तो और अच्छा रहता। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों हम यदि क्लाइंट को सही तरीके से बात करें, देयर इज अ नीड ऑफ इंश्योरेंस। अभी मैं एक क्लाइंट से मिला था, शायद मिलता भी रहता हूं, तो मैंने बोला भाई साहब। सर ये इतनी सारी आइडियाज कहाँ से आती है आपके माइंड में? आइडियाज देखिए प्रैक्टिकल मैं बात करता हूं। मेरे मन में कभी भी ये नहीं कि मैं इस व्यक्ति से बोलूंगा तो क्या सोचेगा। डर नहीं? डर एकदम नहीं है, और ये सोच के कहता हूं नहीं ले तो नहीं ले, मैंने अपना काम किया। अरे दोस्तों इस लाइन में इतना मजा है कि मैक्सिमम क्या कहेगा, नहीं लेना है, फजूल की बात मत करो, आगे से हमसे इंश्योरेंस की बात मत करो, या तुम मिलते हो तो इंश्योरेंस की बात करते हो और कोई तुम्हारे पास काम ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ भाई साहब होटल में जाते खाने के लिए तो खाने की बात करेगा ना कि मेरे क्या खाओगे। इंश्योरेंस वाले से इंश्योरेंस की बात करोगे। दोस्तों हम जिस बिजनेस में हैं, इतना गर्व है कि मैं कह सकता हूं कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूं, पर एक वकील जाके नहीं बोल सकता कि भाई साहब मैं वकील हूं, कोई लड़ाई हो तो हमको बता देना घर में। धक्का मारेंगे, बोले तुम लड़ाई कराने हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम जिस व्यवसाय में, इतना अच्छा व्यवसाय है दोस्तों, इससे अच्छा कोई प्रोफेशन ही नहीं है वर्ल्ड में। ऑब्जेक्शन के लिए तैयार है आप? जो ऑब्जेक्शन आने वाले हैं पहले से माइंड प्रिपेयर्ड है? अरे ऑब्जेक्शन तो अलाउज मी टू लर्न। ये जरूरी नहीं कि मेरे पास ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन है। इसके लिए तो ये मीटिंग का मजा है कि ऑब्जेक्शन सुनो और खुद सीख के निकलो। मुझे तो ये नजरिया रहती है कि मैं कितना सीख के निकलूं, मैं क्या ज्ञान दूंगा। हमको तो हमेशा सीखने की चाहत रहती है कि मैं आप लोगों से क्या सीख सकूं, क्योंकि हर व्यक्ति को एक चैलेंज मिलते हैं। हर क्षेत्र में किसी न किसी व्यक्ति को चैलेंज मिलता है, और ये एक मास्टरमाइंड या ये जो हम असेंबल हो रहे हैं, इसका यही फायदा है कि हम लोग एक दूसरे के जो भी फेलियर कहां पर हुआ उसको हम कहां पर ऐसे ओवरकम कर सकें। दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय आईओई। आप लोग सबको एक बार आईओई के लिए एक बार तालियां बजाइए कि आईओई ने हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिससे हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ आईओई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज हमको सबको एकत्रित कर रखा है। इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चाहे एमडीआरटी। एकदम सही बोले आप सर। और आईओ के लिए हमारे ये ग्रुप में हिम्मत भाई ढोलिया करके सूरत से बहुत अच्छी ताली बजाते हैं। मैं हिम्मत भाई को कहूंगा वो अपना माइक अनम्यूट करे और ताली बजाए, और सब लोग हिम्मत भाई के साथ में ताली बजाएंगे आईओ के लिए। यस आईओ ने हमको जो प्लेटफॉर्म दिया है, हम सबको बांध दिया एक सूत्र में। दोस्तों संसार में कोई भी ऐसी संस्था या प्लेटफॉर्म नहीं है जहां सबको एजेंट को एक साथ बांधा गया है। एमडीआरटी भी होता है तो 4 दिन होकर के या 5 दिन होकर खत्म हो जाता है,
और ये साल भर की हमको जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हेड्स ऑफ टू द विजन ऑफ मुकेश भाई एंड दीपक भाई, जो आज हम लोग को इतना सोच के लिए एकत्रित कर रखे हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ आ रही, लेकिन एक 2 मिनट के लिए मैं म्यूट करूंगा। हाँ, अभी आप फिर से अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो आज कोई ना कोई माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग भले आपस में एक दूसरे को नहीं जाने, नहीं मिले, पर एक लर्निंग प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग आईओ ने दिया है कि कुछ ना कुछ तो आइडियाज मिल जाती है। अभी आपने कहा कि ऑब्जेक्शन मिलेंगे, आप क्या तैयार हैं? अरे ऑब्जेक्शन मिले, भले तैयार नहीं हो, सीखने तो मिल गया, क्या बुरा है सीखने का? सीखने का तो हर दिन अपॉर्चुनिटी है। आज भगवान यदि सब कुछ जानते तो भगवान भी 36 मंदिर नहीं खोले होते। शिव जी का अलग मंदिर है, पार्वती का अलग है, उनके पुत्र गणेश जी का अलग है, ये कार्तिक का अलग है, दुर्गा जी का अलग है, काली का अलग है, कृष्ण भगवान का अलग है, तो दोस्तों हनुमान जी का अलग है। कृष्ण भगवान के अलग अलग रूपों का अलग अलग है। भगवान बोलता है मैं अकेला मैं नहीं संभाल पाता हूं, तो दोस्तों मैं क्या संभालूंगा? हम लोग सब मिलकर के एक जन समाज की सेवा कर रहे हैं, हम एक समाज की सेवा कर रहे हैं। आप एक मन में फीलिंग रखो, आप इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हो, आप समाज की सेवा कर रहे हो। जिस दिन आपके मन में सेवा की भावना आएगी, आप अच्छी तरह से बेचोगे, क्योंकि आप एक व्यक्ति का भला करने जा रहे हो, एक परिवार को आप फाइनेंशियली सुरक्षित करने जा रहे हो। अरे ये सब बड़ा कोई नहीं करेगा। देखिए आज कोई घर में कोई मृत्यु हो जाती है अर्निंग मेंबर की, तो कोई विडो के पास जानते हो क्या बोलते हैं? भाभी जी या मैडम या बहन, कोई काम हो तो बोल देना, मैं आपके लिए तैयार हूं। और दोस्तों जिस दिन वे वीडियो आपसे 10 लाख रुपया मांग लेगी ना, आप जाना बंद कर दोगे। बोलेंगे आजकल तो वे रुपया मांगती यार, कौन जाए यार, छोड़ो। फोन करेगी तो फोन भी नहीं उठाएंगे। दोस्तों हमारा फर्ज है उस परिवार को फाइनेंशियली सुरक्षित करना। 1984 में मैंने एक इंश्योरेंस बेची थी 25 लाख की, और नहीं 25 लाख नहीं, सॉरी 6 लाख की इंश्योरेंस बेची थी 1984 में। और उस व्यक्ति की 3 महीने बाद डेथ हो गई। 3 महीने बाद डेथ हो गई तो उनका क्लेम था 6,42,000 रुपए का। क्लेम देने के लिए मैं जब घर पर गया था, उस समय हैंड डिलीवरी चेक हाथ से नहीं मिलता था, आपको चेयरमैन क्लब मेंबर होना जरूरी था। 84 की एजेंसी थी, 84 का डेथ क्लेम था, हमको चेक हाथ से नहीं मिला। ब्रांच मैनेजर को ले जाके क्लाइंट के यहाँ ले गया था, अर्ली क्लेम था, विद इन 1 मंथ इन्वेस्टिगेशन करा के सेटल कराया था। जानते हो दोस्त के जिनके क्लाइंट की डेथ हुई थी, उनके भाई ने हमको क्या कहा? LIC के जो ब्रांच मैनेजर गए थे उनको कहा, किस बेवकूफ आदमी को आपने LIC की एजेंसी दी है? ये मेरे लिए कमेंट किया गया था। दोस्तों मैं इतना घबरा गया कि क्या बात हो गया, 1 महीने में क्लेम चेक दिया हूं और ये क्लाइंट का भाई हमको गुस्सा कर रहा है कि किस बेवकूफ आदमी ने इसको LIC की एजेंसी दी है। मैंने बोला भाई साहब इससे जल्दी क्लेम सेटल नहीं हो सकता, अर्ली क्लेम है। बोले मैं अर्ली क्लेम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपको मालूम है मेरे भाई की क्या इनकम थी? मैंने कहा 25 लाख रुपए इनकम थी, आपने सिर्फ उनको 6 लाख की इंश्योरेंस बेची। दोस्तों उस समय सेक्शन 80C में 60,000 की छूट थी, 12,000 रुपए वे PPF में देते थे, 48,000 का मैंने चेक लिया था। मैं बोला 80C में से ज्यादा छूट ही नहीं है, और क्यों करते हो? क्योंकि लिमिट सोच की उतनी थी कि भाई 80C की छूट देनी है। वे दिन और आज का दिन मैं 80C और 80D भूल ही गया कि क्या सेक्शन। आई वेंट ऑन द नीड ऑफ द क्लाइंट कि उसको क्या दरकार है। उन्होंने कहा कि इनके 2 बच्चे हैं, इनकी शादी कौन करेगा? 6 लाख रुपए से क्या होगा? आपको तो इनकी पॉलिसी 1 करोड़ की करनी चाहिए थी। मेरे मुंह से एक ही जवाब निकला, भाई साहब आपकी कितने की पॉलिसी ये बता दो चलो। और उसी समय उनकी खुद की 25 लाख की मैंने सेल करी। वे तो हमको गुस्सा कर रहे थे कि मेरी भाई की क्यों 6 लाख की करी। उसी मीटिंग में 25 लाख की पॉलिसी उनके भाई की कि चलो आप अपनी तो करो। तो दोस्तों हर जगह हमको सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वी शुड टॉक ऑफ इंश्योरेंस। हमको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। मैं हर व्यक्ति को बोलता मैं इंश्योरेंस का काम करता हूं। तो हमको ये भ्रम निकाल दो कि हम क्या कोई सोचेगा, जो सोचता है उसको सोचने दो। मैंने अपना कर्तव्य किया। मैं अभी एक क्लाइंट से 3rd टाइम मिला हूं, उसको मैंने पूछा आपने 100 करोड़ का पॉलिसी आप कब करोगे? जानते हो क्या जवाब दिया? मैं पहले भी आपको ना कर चुका हूं, दूसरी बार भी ना कर चुका हूं, और तीसरी बार भी ना कर रहा हूं। मैं बोला चौथी बार मिलेंगे तो फिर पूछूंगा। अब सुनिए, चौथी बार कब मिला जानते हैं? आज मिला। अच्छा आज मिला जब उनके फैक्ट्री में कुछ नुकसान हुआ, तो जानते क्या कहा? दमानी साहब
हमसे इंश्योरेंस की बात मत करिएगा। हमको मजा आ गया कि आपके दिमाग में है इंश्योरेंस। मतलब वैसे मैं तो इंश्योरेंस की बात नहीं कर, आप ही छेड़ रहे। तो देखो मैंने उनको क्या कहा जानते हैं कि साहब जब परीक्षा में एक क्लास में जब लड़का फेल आता है ना, एक ही क्लास में रहता है, टीचर पर उसको छोड़ता नहीं है। ये नहीं कि तुम फेल आ गए तो अगले साल नहीं पढ़ाएंगे। साहब आप फेल होते रहिए, हम पूछते रहेंगे। आप मत लीजिए, पर मैं पूछूंगा और हर बार पूछूंगा। आप मत लीजिए, क्योंकि आप परीक्षा में पास कब होगे जब टीचर डांटेगा या बार बार पढ़ाएगा, तो बच्चा भी सोचता चलो इस बार तो मेहनत करके मैं पढ़ूंगा ही, हर साल बार कितना बार फेल करूंगा। अरे आपका वर्थ है 100 करोड़ की, लीजिए इंश्योरेंस। बोलता आप अपना काम करिए, आज भी बोला आप अपना काम करिए, हमको इंश्योरेंस की बात मत करिए। मैं बोला जब जब मिलेंगे तो बोलूंगा। तो क्या होगा, आज चला के बोलता हमसे इंश्योरेंस की बात मत करिएगा, और मैं चला के बोलूंगा आप जब जब मिलोगे मैं बोलूंगा। तो दोस्तों आई एंजॉय सेलिंग, आई लव सेलिंग। हमको डर नहीं लगता है, मैं मजा लेता हूं, और नहीं लेता उसमें मैं हंसता हूं कि यार तुम अपने परिवार को प्यार नहीं करते। हमको दुख है इस बात का कि आप इंश्योरेंस नहीं लिए, दैट मीन्स यू आर नॉट शोइंग एक्सप्रेसिंग लव टू द फैमिली। इंश्योरेंस इज ए कॉन्फिडेंस टू द फैमिली कि परिवार में, हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश की नारियों में क्या विशेषता पता नहीं, पर उनके मन में ये भय जरूर है कि कोई भी अपने हस्बैंड को नहीं पूछती कि आपकी इंश्योरेंस कितने की। हमारे समाज में इतनी सभ्यता है कि कोई भी लेडी डर के मारे में नहीं पूछती अपने हस्बैंड को कि आपकी इंश्योरेंस है कि नहीं है, क्योंकि हस्बैंड पूछेगा क्या तुमको मरना चाहती हो हमको। दोस्तों आज इंश्योरेंस यदि हर लेडी अपने हस्बैंड को पूछे कि आपकी इंश्योरेंस पूरी है कि नहीं है, तो शायद हस्बैंड डर के ले लेगा, पर हमारे लेडी लोग ही नहीं पूछती है। मेरे एक स्कूल फ्रेंड है, सुनिए, वे दिल्ली में है, मेरे साथ पढ़े हैं। उनका इतना डेड अगेंस्ट इंश्योरेंस है कि बोला कि दमानी तुम कभी भी रमेश हमसे मिलना, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हमको मत बेचना। संजोग से 4 साल पहले मैं दिल्ली में था, उनके साथ डिनर ले रहा था। जानते हो उसकी मिसेज एक तरफ बैठी थी और वे मेरे एक तरफ बैठे थे, मैं बीच में था। मैंने भाभी को पूछा, भाभी तुमको मालूम है इसकी इंश्योरेंस कितने की है? मेरा दोस्त चुपचाप सुन रहा है, खाना खा रहा है, और मैंने उसकी वाइफ को इतना ही पूछा, तुमको मालूम है तुम्हारे हस्बैंड यानी मेरे मित्र की इंश्योरेंस कितने की है? जानते हो क्या जवाब दिया? आप जैसा दोस्त हो तो मैं क्यों पूछूं इंश्योरेंस कितने की है? मैंने बोला सुन लिया तो जवाब, कितना बड़ा अंधकार में तू अपने वाइफ को कर रखा है, उसको ये भरोसा है कि मैं दोस्त हूं और तेरी इंश्योरेंस है, ये भ्रम निकाल दो, इसकी इंश्योरेंस कुछ नहीं है। बोला आप जैसा व्यक्ति इसको इंश्योरेंस नहीं बेच सका। मैं तो इसी भ्रम में हूं कि मेरे हस्बैंड की आपने पूरी इंश्योरेंस कर रखी है। जानते हस्बैंड ने क्या कहा? रमेश तो हमको बहुत बेइज्जती करा है, कल आके चेक ले जाना। मतलब मैं तो तुमसे इंश्योरेंस की बात में तो भाभी से बात कर रहा हूँ, तुमसे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तूने तो मना कर रखा है कि हमसे इंश्योरेंस। बोले कि तुमने तो अच्छा किया, वाइफ को मेरे को उल्लू बना। मैंने उल्लू नहीं बनाया, सी नीड्स इंश्योरेंस। उसके मन में ये विश्वास है कि तुम्हारी इंश्योरेंस है, मेरे जैसा दोस्त है। आज मैंने ये भ्रम दूर कर दिया कि मैं दोस्त हूं पर इंश्योरेंस नहीं कर रहा। तो तू इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे हस्बैंड की इंश्योरेंस है। दोस्तों 5 करोड़ की पॉलिसी उसकी की और दोनों बच्चों की 1-1 करोड़ की पॉलिसी की। जो जगह पे आप खेलते हो कि नहीं, वहां पे हमारा फ्यूज उड़ जाता है और आप वहां पे उससे खेल के उसके आगे निकल जाते हो। ये डिफरेंस है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल बात है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ। मैं एक लेडी को पूछ रहा तुम्हारे हस्बैंड की इंश्योरेंस है कि नहीं, बता। तो लेडी के मन में भय आ जाता है कि अरे भय इसका स्वाभाविक है कि हमारे संस्कार ऐसे कर रखे कि एक लेडी को साहस नहीं अपने हस्बैंड को पूछने का इंश्योरेंस है कि। पर तकलीफ कौन पाती है? एक विडो को तकलीफ होती है। तो दोस्तों हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी समाज के प्रति कि हम एक व्यक्ति को इंश्योरेंस के अप्रोच करें। आज हमको दुख होता है कि कोई परिवार धन से वंचित रह गया क्योंकि इंश्योरेंस नहीं थी। अर्निंग मेंबर चला गया, सारे सपने चूर, बच्चों की पढ़ाई दूर चूर, आगे के कार्यक्रम सब चूर, कैसे शादी होगी, कैसे विवाह होगा, कैसे खर्चा निकलेगा। घर बेच के लोग भाड़े के घर में शिफ्ट हो जाते। दोस्तों मैंने देखा है, तो मैं ये सोच के करता हूं कि नहीं,
मैं एक समाज की सेवा कर रहा हूं, मैं इंश्योरेंस नहीं बेच रहा हूं। मेरे मन में इंश्योरेंस सेलिंग बोल के कोई चीज ही नहीं। मेरे मन में यह है कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी। जिस प्रकार लोग सेवा के लिए तत्पर रहते हैं कि भाई उसकी हेल्प करो, उसकी नीड पूरी करो या कुछ सेवा करो, मैं इंश्योरेंस को सेवा के भाव से सेल करता हूँ। मैं सोचता दरकार है समाज को, हमारा फर्ज बनता है हम लोग को एजुकेट करें और इंश्योरेंस दें। बहुत सहज तरीके से इंश्योरेंस सेल हो जाती है, माता बच्ची की दरकार नहीं है। और इसमें ये मत सोचो कि हम सिर्फ HNI को बेच रहे हैं, आप छोटे व्यक्ति को भी सुरक्षित करो। जिसको यदि 5 लाख की बीमा तो 5 लाख दो, जिसको 1 लाख की बीमा उसको भी मत नेग्लेक्ट करो, क्योंकि वे अपने परिवार का ब्रेड विनर है। आपकी ड्यूटी बनती है हर व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखो। हाँ, फाइनेंशियली आप उसको कम बेसी कर लो, आपकी इच्छा है, पर हर व्यक्ति को, इंसान को दरकार है। आप एक इंसान को सेल कर रहे हो, नॉट टू HNI, क्योंकि वे इंसान कब HNI बन जाएगा हमको पता नहीं। क्योंकि मैंने जिस व्यक्ति को 50,000 की पॉलिसी दी थी, आज उनकी 50 करोड़ की पॉलिसी। जिस व्यक्ति को 5 लाख की पॉलिसी दी थी, आज उनकी 50 करोड़ की पॉलिसी। क्योंकि यदि मैं उसको छोटा समझ के रखता तो शायद मैं बड़ी पॉलिसी नहीं बेच पाता। मेरे पास कई एग्जाम्पल है कि जिनको मैंने 84 में 50,000, 1 लाख, 2 लाख की पॉलिसी दी है, उनकी आज करोड़ों में पॉलिसी। क्योंकि क्लाइंट बढ़ते गए और तकदीर ऐसा रहा कि मेरे क्लाइंट की उन्नति होती गई, मेरी भी उन्नति होती गई। क्योंकि मैं क्लाइंट को एक बात बोलता हूँ, टुगेदर वी ग्रो। आपकी उन्नति में मेरी उन्नति है। बोले कैसे? बोले आप उन्नति करोगे तो आप पॉलिसी लोगे हमसे। तो आप उन्नति हो, मैं तो चाहता हूँ आपकी उन्नति हो और साथ साथ मेरी भी उन्नति हो। तो इसके लिए दोस्तों ये HNI वर्ड दिमाग से निकाल दो। हर व्यक्ति को आप अप्रोच करो, उसके स्टेटस के नीड के हिसाब से आप इंश्योरेंस बेचो और आप इतने सौरप्रिय बनो कि लोग आपकी इंश्योरेंस की बात करें। आपकी आइडेंटिटी, आपके नाम से लोग जाने कि आप इंश्योरेंस का काम करते हैं। यदि नाम लिया जाता है कलकत्ता में कोई संस्था में रमेश दमानी, लोग जानते हैं इंश्योरेंस का काम करते हैं। मैं आज क्लब का मेंबर हूं, पीपुल नो मी दैट रमेश दमानी इंश्योरेंस। इससे बड़ी क्या आइडेंटिटी चाहिए आपको? जैसे हम सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्रिकेट आता है, डॉक्टर नहीं आता दिमाग की, वो एक डॉक्टर है। सचिन तेंदुलकर मीन्स क्रिकेट, कपिल देव मीन्स क्रिकेट, कपिल देव मीन्स सर्जन, ये दिमाग में नहीं आएगा। कपिल देव मीन्स फुटबॉलर नहीं आएगा। उसके नाम के साथ में उसका प्रोफेशन जुड़ गया। हमारी आइडेंटिटी भी अपने नाम के साथ में अपने प्रोफेशन लिंक होना चाहिए। माइंड इट। आपकी सफलता उसी में है कि लोग आपके नाम से आपके प्रोफेशन को जाने। इससे बड़ी सक्सेस नहीं है। तो इसके लिए जिससे भी मिलो अपने नाम के आगे बोल दो मेरा नाम ये है, मैं इंश्योरेंस का काम करता हूं। खत्म। आपका काम हो गया। अब उसको दरकार है, अच्छी है, नहीं तो उसके दिमाग में चला गया कि हमको रमेश दमानी मिला था, अरे आज इंश्योरेंस की दरकार, एक बार बुलाओ। मेरे पास में कितने कॉल आ जाते हैं जिनसे मैं आज तक पॉलिसी नहीं किया। भाई साहब हमने वहां मिले थे, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन था, मैं तो भूल ही गया। आप इंश्योरेंस का काम करते हैं ना? मिला था। अरे अपने वहां मिले थे ना भाई साहब, भूल ही गया। एक बार आप मिल सकते हैं, मेरे को इंश्योरेंस का कुछ काम था। मेरे साथ क्या काम था? लोगों की समस्या ही काम रहती है और जहां ट्रबल आती है वहीं हमारा खेल चालू हो जाता है। हम चाहते हैं लोगों को ट्रबल नहीं आए, पर रियल में लोगों को समस्या आती है, हमारे पास में काम आते हैं। आज भी मेरे को किसी व्यक्ति ने कहा दमाई साहब 4 महीने से मेरा व्यक्ति ब्रांच ऑफिस आ रहा है, पॉलिसी असाइन नहीं हो पा रही है। उसको ये पता होना चाहिए कि असाइनमेंट की फीस लगती है, वे नहीं भेज रहा है तो कहां से होगा। मैंने परसों आप भेजिए, मैं व्यवस्था कराता हूँ। तो दोस्तों हर काम को आप करो और ये सोच के मत करो कि इसमें मेरी क्या कमाई होगी। हो सकता है वे आपको 1 रुपए की पॉलिसी नहीं दे, पर आपका वे स्पोक्स पर्सन बन जाता है। हमारे नाम, हमारे कार्य में माउथ पब्लिसिटी बहुत हेल्प करती है। यदि आप सही रूप से समान दृष्टि से सभी लोग को देखेंगे तो आपके पास कस्टमर माउथ ऑफ वर्ड से आएंगे। जितने माउथ ऑफ वर्ड से जो एडवर्टीजमेंट है वे सबसे सही एडवर्टीजमेंट है। इसके लिए ट्राई टू सी दैट कि हर कस्टमर की नीड आपको फुलफिल हो। आप कभी भी गलत मत बोलो। यदि गलती भी है तो आप स्वीकार करो, कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम इंसान ठहरे, हमसे गलती हो सकती है, मेरे से भी होती है, पर उसमें आप कोई झिझक मत करो। कभी कभी लोग बोलते हैं दमाई साहब आपकी सर्विस बहुत खराब हो गई, आजकल आप नहीं ध्यान देते हो। ऐसी भी कंप्लेन आती है मेरे पास। जानते हो मैं क्या कहता हूँ? बहुत खुशी की बात है, इस बहाने आपने हमको याद किया। कोई बात नहीं, मैं आपका काम देख लेता हूँ, खुद ही देखूंगा। नहीं तो आप फोन ही नहीं करते यदि आपका काम से लड़ जाता। और क्या खबर है, छोड़िए, काम आपका आज ही हो जाएगा। ठीक है, हमको लग रहा है कि मेरी गलती है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया।
और तुरंत बोला हाँ भाई साहब ये गलती हो गई, मैं इसको देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, आपने फोन किया, मेरे को अच्छा लगा, इस बहाने आप हमसे बात किए, नहीं तो आप बात ही नहीं करते। ये भी मेरे लिए एक मौका है, कभी कभी हम लोग काम इसके लिए नहीं करते कि आपके भी कॉल आने चाहिए। तो हर चीज को मैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरफ से बात करता हूँ। तो हर चीज को हमको एक्सेप्ट करना है, कभी मत आर्गुमेंट करो कस्टमर से, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। यदि उसने कुछ गलत भी कहा है तो भाई साहब ये आपने बहुत सही कहा, पर इसको ऐसा किया जाए तो अच्छा रहेगा, ना मत करो। इसके लिए दोस्तों आप कस्टमर के साथ जुड़े रहो, उसकी बात को समझो, उसको एक्सेप्ट करो, नेग्लेक्ट मत करो, कभी नेग्लेक्ट मत करिए। दमानी साहब अभी कितने पॉलिसीज को आप सर्विस दे रहे होंगे? अराउंड 4500। 4500 पूरे पॉलिसीज। अच्छा अच्छा, और स्टाफ कितना होगा आपके पास में? 12 स्टाफ है, 12 स्टाफ। बहुत बढ़िया। 12 स्टाफ है, और इसी में मेरे लोग जीआईसी का काम होता है, हाँ फायर इंश्योरेंस का है, प्रोजेक्ट इंश्योरेंस का है, हाँ और जनरल इंश्योरेंस का मेरा काफी बड़ा काम बढ़ गया, क्योंकि मैं जब नौकरी छोड़ा था तो हाँ लोगों हाँ। को ये नहीं कहा कि मैंने जनरल इंश्योरेंस से नौकरी छोड़ दी है, मैंने कहा कि मैं काम करता हूँ। तो उन्हीं लोग का जनरल इंश्योरेंस, उन्हीं लोग का लाइफ इंश्योरेंस, तो मेरे लिए दोनों एक समान के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए थे कि भाई चलो लाइफ नहीं तो नॉन लाइफ, तो हमको इंश्योरेंस बेचना है, अब उसमें चाहे कुछ भी हो। मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का हो गया कि आपको इंश्योरेंस है तो मैं करूंगा। मैं डायरेक्टर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी करता हूँ, प्रोडक्ट लायबिलिटी पॉलिसी करता हूँ, कमर्शियल जनरल लायबिलिटी पॉलिसी करता हूँ, साइबर क्राइम इंश्योरेंस पॉलिसी करता हूँ, जो आज की नीड है। लोग के पास जाता हूँ, भाई आपके तो कंप्यूटर में काम होता है, हमारे साथ सारे कंप्यूटर में होता है, साइबर क्राइम पॉलिसी लीजिए, ये क्या चीज होती है। अब उस बहाने साइबर क्राइम की चर्चा करता हूँ, फिर डायरेक्टर्स लायबिलिटी की चर्चा करता हूँ, उसके बाद में उसकी लाइफ इंश्योरेंस की भी चर्चा कर लेता हूँ। हमको हर समय एक दरवाजा कुछ चाहिए एंट्री के लिए, हर समय एक नई चीज चाहिए। आप सैमसंग फोन, एप्पल फोन हर 2 साल में नया मॉडल ले आता है, अरे आवाज तो वही सुनाई देती है, पर नई चीज ले आता है। आप उसको जाके देखते हो या नया मॉडल ले आते हो, पुराना मॉडल बच्चे को या स्टाफ को दे देते हो, आप अपने आप को अपग्रेड करते रहते हो, पर आवाज में कोई चेंज नहीं, आवाज वही आनी चाहे उस फोन में आनी, पर नई नई चीज लाओ। कस्टमर को नई नई चीज अप्रोच चाहिए, तो हर चीज के लिए आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, अपने आप को समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। कुछ एजेंटों का ये पूछना है कि जैसे अभी दमानी साहब की एजेंसी पूरी होगी, दमानी साहब के पास में क्लाइंट बेस है, सभी है, तो वो बड़ी पॉलिसीज बेच सकते हैं, लेकिन अगर जिसकी एजेंसी अभी 4-5 साल की है तो उसने कहाँ जाना? दोस्तों, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक प्रोवर्ब है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। और हर मत समझो कि 30 स्टूडेंट एक क्लास में तो हर व्यक्ति फर्स्ट आएगा, फर्स्ट तो एक ही लड़का आएगा। 30 स्टूडेंट है, फर्स्ट एक लड़का आएगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 30 स्टूडेंट फेल होते हैं, हर स्टूडेंट पास होता है, कोई कम नंबर लाता है, कोई बेसी नंबर लाता है, पर सब आगे बढ़ते हैं, उन्नति होती है। अपने आप पर विश्वास रखो, और कभी मत घबराओ यदि कस्टमर ने पॉलिसी नहीं ली है, मत घबराओ, आप नेक्स्ट डोर जाओ, उसका पीछा छोड़ दो। आपको लगता है कि मैं उसके पीछे 2 साल से पड़ा हूं, मेरा समय बर्बाद जा रहा, नहीं लिया तो नहीं लिया, पर उससे आप कम्युनिकेट करते रहो, बार बार जाके मत बैठो, उसको आफत लगता है कि यार आ गया जहां हमको नहीं करना है। और आजकल तो मोबाइल का समय, नंबर भी ब्लॉक कर देगा कि आगे से आप फोन भी नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति मत लाइए, आप मिलिए, उसको ग्रीटिंग्स करिए, उसको ऐसा रहे कि आप उसके टच में हो, उसके दिमाग में रहो। क्या एक इंश्योरेंस का आदमी हमको कभी अप्रोच करता है, उसके मन में आ जाए कि चलो एक बार बुला के इतना बार पूछा, एक बार तो काम दो। तो कभी मत समझो कि हम फेलियर हैं। मैंने भी करियर स्टार्ट किया था, मेरे लिए चैलेंजिंग था, पर मुझको एक बेस था कि मैं जनरल इंश्योरेंस में नौकरी करता था, उन्हीं लोग की जिनकी गाड़ी की इंश्योरेंस करता था, उनकी लाइफ इंश्योरेंस करता था। तो दोस्तों, आज तो इंश्योरेंस के इतने एवेन्यूज खुल गए, आप लाइफ इंश्योरेंस करो, मेडिक्लेम भी करो, क्योंकि एक एजेंट है सो स्टैंड अलोन हेल्थ की एजेंसी ले सकता है, एक एजेंट स्टैंड अलोन जनरल इंश्योरेंस का काम कर सकता है, एक एजेंट लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी ले सकता है, 3 जगह आप एजेंसी ले सकते हो। आप अपने आप को क्यों नहीं विंग्स बढ़ाते हो, अपने आप को एक क्षेत्र में सीमित मत रखो। यदि रिलायंस विमल की साड़ी बेचा होता तो साड़ी ही बेचता रह जाता, उन्होंने डाइवर्सिफाई किया पेट्रोलियम में, अब पेट्रोलियम से कहाँ ट्रांसफर किया, जियो में। किसी का कोई से संबंध नहीं है दोस्तों, साड़ी का पेट्रोलियम से कोई संबंध नहीं है, और पेट्रोलियम का जियो से कोई संपर्क नहीं, फिर भी उन्होंने डाइवर्सिफाई किया और आज उच्च शिखर पर पहुंच गए।
हम अपने आप को भी डाइवर्सिफाई करो, समय के साथ बदलो। आप यदि एक दुकान में एक साबुन लेने जाते हो तो आप चॉइस करते हो कि लक्स लूं कि रेक्सोना लूं। यदि सिर्फ आपको लक्स ही दिखाएगा तो बोले और दूसरा कौन सा है साबुन, बोले मैं दूसरा नहीं बेचता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है आप नहीं लो। पर आप बगल की डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे जहां आपको 5 वैरायटी मिलती है। अब आप देखते हो लक्स तो 80 ग्राम का दाम है 50 रुपया, रेक्सोना 100 ग्राम का दाम है 40 रुपया। अच्छा तो हम 40 ज्यादा मिलता तो मैं रेक्सोना ही लूंगा। अब मैं देखता हूँ उसके क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है। हम एक 50 और 100 रुपए की चीज के लिए इतना दिमाग लगाते, अपना समय बर्बाद करते हैं। तो हम अपने आप को भी क्यों नहीं डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए कि हमारे पास में इंश्योरेंस की बात हो तो कस्टमर के दिमाग में कोई दूसरा एजेंट का नाम नहीं आना चाहिए। मेरे क्लाइंट के पास में एरोप्लेन है, मैं इंश्योरेंस करता हूं। मैंने 4 एरोप्लेन की इंश्योरेंस कर रखी है इंडिया में। मेरे पास एयरपोर्ट की इंश्योरेंस है। मेरे पास में रॉयल्स रॉयस की 4 रॉयल्स रॉयस की इंश्योरेंस है, इंडिया में लिमिटेड रॉयल्स रॉयस है। तो कलकत्ता की सबसे कॉस्टलीस्ट गाड़ी मेरे पास में इंश्योरेंस है। दोस्तों आप काम में लगे रहो। आप यदि एक कस्टमर को ना करते हो तो उसके साथ में कितने एवेन्यूज चले जाते हैं। उसकी गाड़ी की बीमा चली जाती है, उसकी फैक्ट्री की बीमा चली जाती है, उसकी लाइफ इंश्योरेंस चली जाती है, उसका मेडिक्लेम चला जाता है, और तो और उसके साथ जुड़े हुए लोगों की भी इंश्योरेंस चली जाती है। यदि मैं एक घर में घुस गया हूं तो चेयरमैन टू दरवान ऑल आर माई क्लाइंट्स। मैं हमेशा कहता हूं लिफ्टमैन टू चेयरमैन ऑल आर माई क्लाइंट। लिफ्टमैन की बीमा मेरे पास में, चेयरमैन की बीमा मेरे पास में, क्योंकि इंश्योरेंस की हर नीड को मैं फुलफिल करता हूं। आप एक इंश्योरेंस की हर नीड को आप फुलफिल करोगे तो दिमाग में जब इंश्योरेंस का काम आएगा, दमानी को याद करो। इंश्योरेंस दमानी। दोस्तों मैं केरला में रबड़ प्लांटेशन की इंश्योरेंस है मेरे पास में। कर्नाटका में इलायची बागान की इंश्योरेंस है। कार्डमन फैक्ट्रीज, कार्डमन इलायची के बागान जहां इलायची पैदा होती है। मैं कॉटन की इंश्योरेंस करता हूँ महाराष्ट्र में। मैं चाय बागान की इंश्योरेंस करता हूँ, रबर प्लांटेशन की करता हूँ, टायर ट्यूब फैक्ट्री की करता हूँ, बिरला टायर जैसी चक्के की कंपनी मेरे पास में इंश्योरेंस है। वासल दत्ता सीमेंट कर्नाटका में मेरे पास में इंश्योरेंस है। पावर प्लांट 5,500 करोड़ का पावर प्लांट मेरे पास में इंश्योरेंस है। आप एक काम में सीखते रहो, काम से काम सीखने मिलता है। ऐसे नहीं है कि एक सर्जन जो आज 50 साल की एज में सर्जन बनता है, ये भी 30 साल के 20 साल तक प्रैक्टिस करता है तब जाके सर्जन बनता है। उसको भी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। तो अपने आप से जूझते रहो, अपने आप से अपग्रेड करते रहो। और इतना बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, मैं आज भी इंश्योरेंस सीख रहा हूँ। हमको इंश्योरेंस नहीं आती, हमको ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद मैं भी शायद अधूरा हूँ। इंश्योरेंस इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हमको ये पता नहीं कि इंश्योरेंस का कहाँ अंत है और कहाँ शुरू है। आप जितनी गहराई में जाओगे उतने ही आपको मोती मिलते हैं। इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक लिमिटेड नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप को चारों ओर से एक्सपेंड करना चाहता हूँ कि मैं जनरल इंश्योरेंस का काम करूं और उसके माध्यम से मैं लाइफ इंश्योरेंस करूं, उसी माध्यम से मैं ग्रुप ग्रेच्युटी करूं। मैं ग्रुप ग्रेच्युटी की बहुत पॉलिसी सेल करता हूं, सुपर एनुएशन प्लान करता हूं, मैं टर्म इंश्योरेंस, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस करता हूं। आज एक कंपनी में 1200 एम्प्लॉय का करता हूं। यदि 4 डेथ होती है तो सारे एम्प्लॉइज हमको जानना शुरू कर जाते हैं। तो उनकी मेडिक्लेम करता हूं, उनको टॉप अप देता हूं, ग्रुप मेडिक्लेम का सुपर टॉप अप देता हूं। तो दोस्तों आपको कुछ ना कुछ इंश्योरेंस की बात चालू रखनी है। उन्हीं स्टाफ की टर्म इंश्योरेंस कर देता हूँ, उन्हीं स्टाफ की मैं बच्चों की पॉलिसी कर देता हूँ। तो आप इंश्योरेंस से जुड़े रहोगे तो एक से एक प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। इसके लिए दोस्तों इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। समय के बदलाव के हिसाब से आपको बदलना चाहिए। आप अपने और काम करिए। हम लोग कितने एजेंट लोग डर के मारे इसके लिए नहीं करते कि कहीं क्लेम रिजेक्ट हो गया तो मेरा लाइफ इंश्योरेंस का भी बिजनेस चला जाएगा। शायद आप लोग के मन में ऐसे विचार आते हैं क्या कि यदि हम कोई का क्लेम रिजेक्ट हो गया तो लाइफ इंश्योरेंस का भी काम चला जाएगा? क्या आप लाइफ इंश्योरेंस की गारंटी लेते कि जिंदगी भर कस्टमर आपके साथ रहेगा? नहीं। आप क्यों डरते हो? आप करो, कोई डर की बात नहीं है। आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो पर आप अपनी इनकम अपग्रेड चाहते हो, कैसे होगा? पर्टिकुलरली जनरल इंश्योरेंस के लिए तो बहुत डर लगता है कि ये लोग कब क्लेम रिजेक्ट कर देंगे, कब पूरा क्लेम नहीं देंगे, क्लाइंट अपना छूट जाएगा। तो जनरल दोस्तों इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा डर रहता है। दोस्तों ये मेरा परम सौभाग्य है हम्म। कि मेरे एक क्लेम रिजेक्शन नहीं, अरे बाप चाहे वे मेडिक्लेम हो, चाहे फायर क्लेम हो,
चाहे अर्थक्वेक क्लेम हो, चाहे फ्लड क्लेम हो, चाहे ब्रेकडाउन क्लेम हो, एक भी रिजेक्शन नहीं है। और इसी के कारण आईसीआईसी लोम्बार्ड जैसी कंपनी ने हमको एडवाइजर टू द बोर्ड बनाया। भारत से एकमात्र एजेंट हूं जिसको आईसीआईसी लोम्बार्ड, जिसका 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसके शेयर के दाम करीबन 1500 रुपए है, उस कंपनी में मैं एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। एचडीएफसी अर्गो में मैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी में हूँ। मैक्स बुपा की हेल्थ इंश्योरेंस में मैं प्रोडक्ट कमेटी में हूँ। तो दोस्तों, यदि आप सही तरीके से इंश्योरेंस ऑनेस्टली सेल करो, आप कभी ये मत सोचो कि पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी, इसमें कुछ छुपा के करो, नहीं। पॉलिसी रिजेक्ट हो गई तो होने दो। कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि आपने सही तरीके से बात की। पर आप जैसे भी गलत करके अपना यदि कमीशन की चिंता करोगे दोस्तों, तो ये गलत काम हो जाएगा। हम अन्याय नहीं कर सकते। यदि कोई डॉक्टर फीस के चलते रोगी को मार दे, क्या वे अच्छा डॉक्टर कहलाएगा? क्या हमारे क्लेम रिजेक्ट होंगे? क्या हम सही एजेंट कहलाए जाएंगे? मैंने उसको, परिवार को फाइनेंशियल रूइन कर दिया अपने स्वार्थ के लिए। तो मुझको मंजूर है कि बिजनेस चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा गलत डिक्लेरेशन कहीं नहीं होगा। मैं प्रत्येक फैक्ट्री विजिट करता हूं। सोचिए, आज भी मैं 3 फैक्ट्री विजिट करके आया जहां लॉसेज हुए। मुझको आज लेट क्यों हुआ? मैं 3 दिशा में गया था, हालांकि क्लाइंट की गाड़ी थी, क्लाइंट के साथ था मैं। आज जनरल इंश्योरेंस का काम करता हूं दोस्तों, कहीं भी ट्रेवल करता हूं, क्लाइंट के खर्चे पर ट्रेवल करता हूं। कहीं भी 5 स्टार स्टे करता हूं, क्लाइंट के खर्चे पर करता हूं। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट मेरे पास गाड़ी रहती है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के पास नहीं रहती, मेरे पास रहती है। सर क्लाइंट तो आपके लिए चार्टर प्लेन भी भेजता है सर? डेफिनेटली, एकदम आता है। चार्टर प्लेन पर मैं ट्रेवल करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ये कहना कि नहीं मैं करता हूं, आप भी कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ। मैं सोलर प्लांट की इंश्योरेंस करता हूँ, विंड मिल की करता हूँ। कर्नाटका में विंड मिल है, आंध्र प्रदेश में विंड मिल है, महाराष्ट्र में विंड मिल है, मेरे पास में इंश्योरेंस है। तो दोस्तों, हर काम को आप लगन से करो। आप बच्चे को पढ़ाते हो, क्लास 2 में नहीं रखते हो, उसको आप बीकॉम और कड़ी से कड़ी परीक्षाएं दिलाते हो क्योंकि वे सफल करें। आप क्यों नहीं परीक्षा में उतरते हो? कि क्यों नहीं आप जनरल इंश्योरेंस का काम करते हो? क्यों घबराते हैं? बच्चे पर तो आप डांट देते हो कि क्यों नहीं पढ़ते हो, 2 थप्पड़ मारेंगे, पर हमको मारने वाला कोई नहीं है। दुख की ये बात है। तो अपने आप पर आप आगे बढ़ो। इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है समाज को, देश को, कि हम लोग उसको पीछे पड़ रहे हैं। कि आज इसके लिए फॉरेन कंपनी आज इंडिया में आ गई। पहले 4 कंपनी थी, आज 29 कंपनी आ गई, तो भी नहीं इंश्योरेंस कर पा रही। 3 करोड़ कोविड में 11 लाख क्लेम आए। मतलब 2 करोड़ 89 लाख पीपल रिमेन अनइंश्योर्ड। क्या आप जिम्मेवार नहीं उसके लिए? क्या हम जिम्मेवार नहीं उसके लिए? हमने लोगों को इंश्योरेंस ही नहीं बेची। मरेगा तो एक बार, बीमार तो 2 बार पड़ सकता है ना। जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूं तो लोग नहीं लेते, बोलता है यार मरोगे तो एक बार, बीमार तो 2 बार पड़ सकते, हेल्थ इंश्योरेंस लो। जब हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, बोले हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया, मरोगे तो परिवार को तो सुखी रखो, लाइफ इंश्योरेंस भी ले लो। तो दोस्तों, इंश्योरेंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप कितना अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, आप कितना उसमें घुल मिलते हो, वे आप पर निर्भर करता है। सर कुछ क्वेश्चन है लोगों के, तो मैं हिम्मत भाई ढोलिया, हिम्मत भाई है, सुन रहे मेरे? हाँ हाँ यस हाँ, हिम्मत भाई, भूपेंद्र जी और प्रभु देसाई जी, आप तीनों के जो भी क्वेश्चन है कि नहीं, आप बारी बारी करके पूछ लीजिए। पहले हिम्मत भाई को बोलूंगा मैं कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए। सब दिग्गज लोगों से आपने प्रश्न करवा दी। हाँ। नहीं, इनका मेरे को ये था कि हम सर कुछ क्वेश्चन पूछ सकेंगे क्या दमानी साहब से? अरे मैंने अरे बोला नहीं, बिल्कुल पूछ सकेंगे यार, क्यों नहीं सब पूछ तो अपने सकेंगे। साथी हैं। पर हमको तो हाँ ऐसा लग रहा है कि सब चढ़ करके हम पर चढ़ना चाहते हैं कि भाई चलो दवाई साहब से कुछ पूछा जाए। हाँ। तो पहले से माफी मांग लेता हूँ, यदि मैं नहीं जवाब दे पाऊं तो आपसे सीख के निकलूंगा। चलिए पूछिए हिम्मत भाई, मैं इस मामले में दमानी स्वार्थी जी, हूँ। दमानी जी, मैंने मेरी वाइफ को बोल दिया कि चिल्लू पर पानी लेके आ, मैं उसमें डूबना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। अरे आपका ये मतलब ये सुनने के बाद में मैं मेरा IRR बढ़ाना चाहता हूँ बीमा का। हैं? मैं मेरा बीमा का जो IRR है ना, वो बढ़ाना चाहता हूँ। आपने पहले बात छेड़ी थी ना, ऐसा लगा आपको सुनने के बाद में। नहीं, IRR ये आपके हाथ में निर्भर नहीं है। मैं तो तो सेशन क्लाइंट को के लिए बोलता है आपकी IRR आपके हाथ में है,
पर मैं चाहता हूं कि आपको IRR कम मिले। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, IRR आप पर है। और एक बात और ऐड करता हूँ साहब, मेरी पॉलिसी में तो IRR जब मजा आएगा जब आप एक्सीडेंट में मरोगे। तो क्लाइंट घबरा जाता है, बोले फजूल बात करते हो। फजूल बात आपने चालू की है, मैंने नहीं चालू करी। आप क्या IRR की बात करते हो? IRR तो आप पर निर्भर करता है। आप लेना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? इंश्योरेंस कंपनी तो दानवीर है, वो तो 5 लाख पर 1 करोड़ का IRR निकालिए तो कल क्या आता है? और आप एक्सीडेंट में मरो तो 2 करोड़ आएगा। अब IRR निकालो, क्लाइंट बोलता बेकार की बात मत करो, पॉलिसी करो। तो IRR का चैप्टर ही बंद कर देता, IRR दिमाग से वॉश आउट हो जाता है। तो दोस्तों हमको ऐसी बात करनी है जो क्लाइंट को गले उतरे। अब वही हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन लेके बैठ जाते हैं, साहब IRR तो ये आएगा 20 साल बाद में। अरे 20 साल किसने देखा? हम तो इंश्योरेंस कर रहे हैं कंटिजेंसीज की। और अच्छी बात है IRR कम आना चाहिए, क्योंकि आप परिवार के लिए सुरक्षित हो। आप हो सकता है उसमें रुपये की दरकार पड़े, मैं दूंगा। तो इंश्योरेंस इज सच ए थिंग कि आप इसका कभी ये मत सोचो फायदा हो। इंश्योरेंस में प्रोविजन वर्ड किया जाता है, मैं प्रोविजन कर रहा हूं। मैं इंश्योरेंस को हमेशा बोलता हूं आपका फायदा नुकसान के लिए, इट्स ए प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आपको कुछ रुपया मिले कभी भी दरकार हो तो। दोस्तों इंश्योरेंस इज नेवर ए बेनिफिट, इंश्योरेंस इज ए प्रोविजन फॉर फैमिली। एक इंश्योरेंस वर्ड आता है फ्यूचर प्रोविजन, फ्यूचर बेनिफिट नहीं लिखा जाता है। इंश्योरेंस इज डन फॉर फ्यूचर प्रोविजन। तो दोस्तों IRR सब बेकार बातें, मैं IRR की बात ही नहीं करता। और करता तो मैं ये सब बातें कह देता हूँ कि भाई साहब मरने से क्या लाभ है पता नहीं, एक्सीडेंट में मरिए तो ज्यादा लाभ। तो क्लाइंट बोलते ऐसे बेकार बात मत करो, तो लो पॉलिसी। बहुत बढ़िया। भूपेंद्र जी पटेल। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड। सर हम लोग को नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई चलो एक बार काम हो गया तो फिर ऐसा लगता है कि फिर नेक्स्ट ईयर कैसे करेंगे, मतलब नेक्स्ट अभी किसको मिले। एक प्रोस्पेक्टिंग का माइंड में सोचते रहते हैं कि किसको मिले कैसे मिले। तो सर आप ऐसा कोई ईयरली कोई गोल रखते हैं या प्रोस्पेक्ट, मतलब इससे अपने को काम लाना है तो उसके लिए कुछ एफर्ट कैसे लगाते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए मेरे मन में भी ये रहता था कि मैं कैसे नेक्स्ट ईयर काम करूंगा। इस साल का तो हो गया काम, इस साल तो MDRT बन गए, या इस साल मेरा जो भी होना था बिजनेस हो गया। अब नेक्स्ट ईयर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बड़ी चिंता की। वही जनवरी से चालू हो जाता है या मार्च से अप्रैल से चालू हो जाता था। ये तो साल 31 मार्च 14 अप्रैल तक एडजस्ट होता था, फिर दिमाग घूमता था ये साल ब्लैंक, कोई प्रोस्पेक्टस ही नहीं दिमाग में। हाँ जी। कैसे जाए, इसको पॉलिसी बेचे, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैंने काफी पॉलिसी कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर ये कस्टमर थे ही नहीं, अब नया कस्टमर कहाँ लो। तो दोस्तों एक चीज ख्याल रखो, आप जिनको जिनको पॉलिसी बेचते हो उसको रिन्यूअल प्रीमियम लेने खुद जाया करो, जो मैं करता था। यदि आप रिन्यूअल प्रीमियम लेने जाते हो, एक तो कस्टमर में आता है कि एजेंट आया चेक लेके चला गया। नंबर 2, उसके यहाँ कोई व्यक्ति भी बैठा मिल सकता है। यस सर। पूछेगा देखो दमाई साहब आए इंश्योरेंस का काम करते। दोस्तों हमको ऐसे काफी काम मिले कि जहाँ व्यक्ति के सामने और कोई व्यक्ति बैठा है और मैं चेक लेने गया हूँ, तो बोले आइए ये मेरे इंश्योरेंस एजेंट है। अच्छा आपका, तो वही देखता आपका काम करते हैं, मेरे पास भी भेज दो। तो आप कम से कम रिन्यूअल प्रीमियम लेने जाए, किसी बहाने आप कस्टमर से मिलो। और रिन्यूअल प्रीमियम एक ऐसा साधन हमको देता है कि मैं कस्टमर के पास जा सकता हूँ। हो सकता है वे आज चेक नहीं दे, 7 दिन बाद जाइए, क्योंकि आपको दिमाग में क्या है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कहाँ मिलेगा, कस्टमर क्या मिलेगा। रास्ते चलते तो बहुत प्रोस्पेक्टस घूम रहे हैं, हम किसको पकड़ेंगे, हमसे पॉलिसी लो, धक्का देके बोलेगा मेरा हाथ क्यों पकड़ा। ऐसा नहीं होता है। गो टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर, और आपके कस्टमर ही आपके माउथ पीस है। और सबसे बड़ा सक्सेसफुल सेल्समैन वही है जिसको कस्टमर रेफर करे। रेफरेंस इज नॉट इजी ऑफ माइंड इट। यदि कोई व्यक्ति बोले हम बीमार है, कोई अच्छा डॉक्टर बताओगे, तो हमारे मन में लगता है सैला डॉक्टर बताया कि रोगी को नुकसान हो गया, तो बोले कहाँ फंसा दिया, तुम्हारे कारण रोगी बीमार हो गया। तो हमको डॉक्टर रिकमेंड करने में भी डर लगता है कभी कभी। पर यदि हम रिकमेंड करते हैं तो अगला बोलता है नहीं आपने अच्छी जगह भेजा, हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों जब डॉक्टर क्लाइंट रेफर करे, ये रियल सक्सेस फर्स्ट आपको होती है जब कस्टमर रेफर करे। ये आपके सक्सेस की पहचान है।
और आप कस्टमर से रिन्यूअल प्रीमियम लेने जाओ तो कोई गलत काम नहीं करो, आप अपना काम करो। एक लैंडलॉर्ड भाड़ा लेने जाता है कि नहीं जाता, बताइए तुमको? हर महीने। हर महीने जाता है। तो हम साल में एक बार नहीं जा सकते कस्टमर के यहाँ रेंट लेने? अच्छा सर। तो आप अपने स्टाफ को नहीं बेच के खुद जाइए। बहुत अच्छी आइडिया बताया सर आपने। ये आपको जो मौका मिलता है कस्टमर से मिलने का, तो एक तो आपकी क्रेडेंशियल तय होती है कि आप सर्विस में लगे हो और आप जुड़ रहे हो कस्टमर के साथ में, और हो सकता है कस्टमर और पॉलिसी ले ले, और हो सकता है वे नहीं ले पर उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति से आपको इंट्रोड्यूस करा दे। और आपको कस्टमर पूछता है चाय पियोगे, तो ठंडा पियोगे? तो मैं ठंडा नहीं पीता भाई साहब, चाय मंगाइए। कोई चाय पीने में आधी घंटा लग सकती है, ठंडा तो 2 मिनट में खत्म हो जाए। बढ़िया बढ़िया। तो सर दोस्तों, हर अपॉर्चुनिटी को, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं पर हमको दिखाई नहीं दे रही। हमारे पास असीम अपॉर्चुनिटीज है। तो आपका कहना सही है कि भाई इस साल काम हो गया, नेक्स्ट ईयर कहाँ जाए? तो नेक्स्ट ईयर पुराने कस्टमर के 3 साल पहले बेचे थे उससे भी रिन्यूअल लेने जाइए, लास्ट ईयर बेचे तो उनसे भी जाइए। हो सकता है आपका उसको स्टेटस अच्छा दिखे, आप और बात करोगे। आप जब बेचने गए थे तो पंखा चल रहा था और अभी एसी लग गया, आपको तो पता चल गया है। 3 साल पहले तो पंखे में बैठता था, अभी तो एसी, इसकी तो पॉलिसी तो बढ़ाओ। पर स्टाफ लेने गया तो आपको पता नहीं चला उसका स्टेटस। आप खुद जाइए। दोस्तों, मैं कितने जगह शुरू के पीरियड में 15 साल तक हर जगह मैं प्रीमियम लेने जाता था, क्योंकि कमाई या तो उतनी नहीं थी स्टाफ रखूं, तो खुद ही जाता था, खुद ही कलेक्शन, खुद ही जमा देना। तो आज मेरे कस्टमर हमारे साथ जुड़ गए, तो अपनी पहचान बनती है। तो इसके लिए कोई शर्म की बात नहीं है। अपने काम में कभी शर्म मत करो, कोई काम छोटा नहीं अपना। अभी सर प्रीमियम जमा देना और लेना भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम उसको रिस्क कवर देंगे। प्लीज मीट द कस्टमर बाय एनी मीन। बोलिए। अभी सर मैं एक्चुअली कोई पार्टी के ऐसे में फोकस करता हूँ कि भाई किसके पास ज़्यादा पैसा है, विथ रेफरल ही, ऐसा अननोन को मिलता नहीं, विथ रेफरल ही मिलता हूँ। तो 3-4 साल से कोई पार्टी है अच्छी तो उसके पीछे हूँ। तो अभी मैंने 15-20 दिन पहले 1,20,00,000 का प्रीमियम का कोटेशन दिया। तो वो उसने देखा भी, दूसरी कंपनी के साथ में कंपेयर भी किया, उसको अच्छा भी लगा, वापस 2 बार मिला, लेकिन वो आगे बात नहीं बढ़ रही है। तो मतलब वो कैसे डायरेक्ट बोलूँ तो उसको कैसा फील होगा, वो एक माइंड में रहता है, तो मैं आगे नहीं जा पाता हूँ। नहीं, एक तो ऐसी बात करनी चाहिए कि अभी जो भी हम लोग जो भी प्लान की गारंटी रिटर्न की बात करते हैं या जो भी कुछ हाँ करते सर। हैं, हमेशा क्लाइंट के मन में रहना चाहिए कि कभी भी फॉल इन रेट हो सकता है, क्योंकि ये काफी दिन से प्रीमियम इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है, वो गवर्नमेंट के दिमाग में आ रहा है कि हम दे देंगे। नंबर 2, अभी आप यदि पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो भी प्रोडक्ट का प्रीमियम रेट चेंज हो सकते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के काफी रेस्ट्रिक्शंस आ गए, वर्ल्ड वाइड रेस्ट्रिक्शंस आए, तो हो सकता है मोर्टेलिटी रेट चेंज हो जाए। तो आपको ये पता नहीं कब क्या होगा, क्योंकि ये ऑल ऑन सडन ही आएगा। तो आप क्लाइंट को हमेशा ही बोले कि आपको जो चीज मिल रही है प्रीमियम भी बढ़ सकता है, तो आप क्लाइंट को बोले कि आपको लेना तो लीजिए, खत्म, और क्या है। राइट। आप एक डिसीजन लीजिए, नक्की करिए, नहीं लेना तो वैसा करिए, किंतु क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। कुमुदनी मैडम और जागृति मैडम, आपको भी यदि कुछ पूछना है तो आपका माइक अनम्यूट कीजिए और पूछ लीजिए आप। उसके पहले नितिन तापड़िया। सुरेंद्र जी, हाँ, ये भूपेन भाई का ही क्वेश्चन आगे चलाते हैं। अच्छा पूछिए। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के साथ में कंपैरिजन होता है दामानी जी, तो उसको फिर मतलब भूपेन भाई ने ऑलरेडी पूछा है, लेकिन थोड़ा और एक्सटेंडेड जवाब दिए तो उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए पूछा, लेकिन यहाँ कंपैरिजन बहुत सारी जगह आती है, तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, प्राइवेट कंपनीज तो डेफिनेटली आगे भी आएंगी, अभी तो कुछ ही नहीं, अभी तो और आएंगी, इसके लिए मत घबराइए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कि किस कंपनी की क्या क्रेडेंशियल है। एक समय ऐसा था कि लोग सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात करते कि LIC से ही पॉलिसी लेनी, पर आज की तारीख में ऐसी बात नहीं है। लोगों को ये मन में आ गया कि सब IRDA के कंट्रोल में है एंड ऑल आर मेंटेनिंग द नॉर्म्स। स्पेशली 3-4 कंपनियां अच्छा कर रही हैं, HDFC है, टाटा लाइफ है, आपके फिर ICICI प्रू लाइफ है, तो कुछ कुछ कंपनियां रियल में, स्टेट SBI लाइफ है, ये लोग कंपनियां काम कर रही हैं। और आपको प्रोडक्ट नॉलेज हर कंपनी का रखना है। ऐसा मत समझो कि हम LIC बेच रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में प्राइवेट कंपनी मार्केट कैप्चर कर रही है,
तो उनके प्रोडक्ट में दम है तभी बिक रहा है। तो मैंने पर्सनली LIC में भी ले रखी है एजेंसी, टाटा लाइफ में भी ले रखी है एजेंसी, क्योंकि कस्टमर को मैं नहीं छोड़ूंगा। कस्टमर इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अपनी झोली में और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूं। यदि मेरे पास में हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी है तो मैं ITC की भी ले लिया हूं, प्रॉक्टर गैम्बल की भी ले लिया हूं, हाँ, और गोदरेज की भी ले लिया हूं, कि कस्टमर मेरे यहाँ से आए तो कुछ भी सामान लेके जाए। तो आपको कस्टमर को, एक कस्टमर लाने में 10 साल लगता है, बहुत बड़ी मेहनत है एक कस्टमर को लाने में, उसको रिटेंशन करने में और मेहनत लगती है, और 1 सेकंड में कस्टमर चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। आपको कस्टमर को चॉइस देनी पड़ेगी। आप यदि कपड़ा खरीदने जाते हो और दुकानदार बोलता है मेरे पास यही एक डिजाइन और नहीं है, तो आप कपड़ा नहीं लोगे, चाहे वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हो, आपको चॉइस चाहिए। अब जमाना आ गया है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो आ गई है, या पॉलिसी बाजार साइट से लोग देख के आते हैं, और विभिन्न तरीके की साइट अवेलेबल है, लोग पढ़ करके आते हैं कि ये पॉलिसी अच्छी हमको दो। अब वे वाली बात नहीं है कि हमको LIC से ही लेना है। हम HDFC की भी ले सकते हैं, SBI लाइफ की भी ले सकते हैं, टाटा की भी ले सकते हैं, ICICI प्रू लाइफ की ले सकते हैं। वे भी क्लेम दे रही है, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक क्लेम दिया, कोविड का क्लेम, 2019 जून में पॉलिसी करी 1 करोड़ की, प्रीमियम था उनका सिर्फ 36,000 रुपया, और लास्ट ईयर मई में, बिफोर पेइंग ओनली प्रीमियम, 1 प्रीमियम पेमेंट पेड, उनका कोविड में डेथ हुआ। एट द एज ऑफ 44 इयर्स उस व्यक्ति की डेथ हुई कोविड में। उनकी मैंने क्लेम पेपर, आफ्टर 7 डेज डेथ सर्टिफिकेट आ गई थी ऑनलाइन, आफ्टर 7 डेज मैंने क्लेम पेपर ऑनलाइन अपलोड किए, क्योंकि फिजिकल नहीं जा रहे थे पेपर। क्लाइंट ने हमको मेल किया, उसके भाई ने, और पेपर मैंने ऑनलाइन अपलोड किए अपनी मेल से, फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेल ID अपलोड करके। उनके भाई ने हमको पूछा कब तक क्लेम आएगा, मैंने क्या जवाब दिया जानते हैं? 1 महीना कम से कम लगेगा, अर्ली क्लेम है। वे भी डरते डरते बोला, क्योंकि अर्ली क्लेम में 3 महीना भी लग सकता है। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उनको 1 महीना कहा था। शाम को 7 बजे उनके भाई का फोन आया था कि मेरे पास SMS आया कि 1 करोड़ रुपए अकाउंट में क्रेडिट। सोचिए, तो जानते हो मैंने क्या जवाब दिया? भाई साहब, आपका अपलोड करने के बाद मैंने चेयरमैन को फोन किया था कि मेरा क्लेम है, तो बोला मैं आज ही पास कर देता हूं, तो आपको अपलोड होकर क्या गया, क्योंकि मेरे मेल ID से गया था। मैंने अपनी बात को शर्म से ढका। दैट वाज द स्पीड ऑफ सेटलमेंट विदाउट एनी एफर्ट। सिर्फ क्लेम पेपर, डेथ क्लेम, कोविड का डेथ सर्टिफिकेट मैंने अपलोड किया, डिस्चार्ज समरी जो डेथ सर्टिफिकेट की थी अपलोड किया, क्लेम वाज सेटल विद इन सेम डे 3 आवर्स, नो इन्वेस्टिगेशन। मैंने टाटा के चेयरमैन ऋषि श्रीवास्तव को फोन किया, सर व्हाट इज दिस? मैं तो सोचा कि इन्वेस्टिगेशन होगा। जानते हो क्या जवाब था? जवाब सुन के जी खुश हो जाएगा। बोलते मेरे यहाँ रिजेक्शन नहीं है। रतन टाटा ने कहा है कि नॉमिनी की कहाँ गलती है कि उसको क्लेम रिजेक्ट किया जाए? आपके अंडरराइटर की गलती है कि उसने ठीक से पॉलिसी नहीं अंडरराइट की। Is a duty of the underwriter to examine the life assured, not to keep the nominee in distress. हमारे यहाँ 100% क्लेम पेबल होंगे unless तो दोस्तों मैं क्या दमानी साहब, मैंने फिर से म्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यदि 3 घंटे में कंपनी क्लेम सेटल करती विदाउट इंटरवेंशन, ओरिजिनल पेपर मेरे पास पड़े थे, मैंने मेल से अपलोड किए थे, क्लेम पास हो गया। मैं तो LIC की धुन में कह दिया था कि हो सकता है 3 महीना इन्वेस्टिगेशन होगा तब मिलेगा। फिर मैंने चेयरमैन को फोन किया कि क्या बात है, इतना जल्दी सेटल कैसे हुआ? बोले मेरा क्लेम रिजेक्शन नहीं होगा अनलेस अंटिल देयर इज अ सीरियस फ्रॉड। नॉमिनी की कहाँ गलती है जो मैं उसको डिप्राइव करूं? हमारे अंडरराइटर की मिस्टेक है कि उसने गलत अंडरराइटिंग की है, सो दैट इज आवर फॉल्ट, बट वी विल पे द क्लेम। तो मैं कंपनी को विश्वास करूं कि नहीं करूं, हमको बताइए। एज एन एजेंट मेरा तो विश्वास बढ़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है, अभी चैलेंज है, बाजार में कंपटीशन है। कंपटीशन इज ऑलवेज गुड फॉर कस्टमर। सुन लीजिए, कंपटीशन हेल्प्स द कस्टमर टू हैव द बेटर लिवरेज। हम क्यों नहीं अपने आप को कंपटीशन से जोड़े और हम भी आगे बढ़े? हम क्यों घबराए?
तो दोस्तों कोई खास बात नहीं, ये चैलेंज आते रहेंगे, बढ़िया। प्राइवेट कंपनी और आएंगी। आपको मालूम है नीदरलैंड एक बहुत छोटा कंट्री है, नीदरलैंड का नाम सुना है, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। आपको मालूम वहां कितनी कंपनियां हैं? नीदरलैंड की दूरी कितनी होगी? आपका बॉम्बे से पूना जितना ही नीदरलैंड है, वो एक देश है। आप 200 किलोमीटर में नीदरलैंड को इधर से उधर पार कर सकते हो। मैं 4 बार गया हूं। वहां पर कितनी कंपनियां मालूम है? 170 कंपनीज वर्किंग इन नीदरलैंड, 170। इंडिया में तो अभी चालू हुआ है, अभी तो कितनी कंपनी आएंगी। अभी गवर्नमेंट और लिबरलाइजेशन कर रही है, LIC भी प्राइवेटाइजेशन होगा, और LIC भी पब्लिक इश्यू आ रहा है। धीरे धीरे किधर जाएगा हमको पता नहीं, पर और कंपनी आएंगी, क्योंकि हम अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं है। सारा देश अनइंश्योर्ड है। इसके लिए मैक्सिमम लोग को हम लोग मिलिए, हर व्यक्ति के इंश्योरेंस की बात करिए। ये हमारी गलतियों के कारण ही प्राइवेट कंपनी आ रही है इंडिया, नहीं तो नहीं आती। जापान में जाके बेच के आइए, 96% पॉपुलेशन इज इंश्योर्ड। वहां स्कोप ही नहीं है, इसके लिए वहां कोई जाता ही नहीं है। यहाँ पर इंश्योरेंस बिक रही है क्योंकि यहाँ पर लोग अनइंश्योर्ड है। कुमुदिनी मैडम, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, जागृति मैडम। अरे सुरेंद्र जी, हाँ यहाँ बोलिए। पर गीता संगोई मैडम है, उन्होंने लिखा है कि म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन क्या है, कैसे हैंडल करें? म्यूचुअल फंड, अच्छा Yes. ठीक। दमनी साहब, इसको प्रश्न पूछ। दोस्तों हाँ। मैं म्यूचुअल फंड नहीं बेचता हूँ, हालांकि मेरा म्यूचुअल फंड कोड नंबर 1 है कलकत्ता में। आई एम द फर्स्ट म्यूचुअल फंड एजेंट हैविंग कोड नंबर 001। किंतु म्यूचुअल फंड मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट बिकम्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंश्योरेंस। एक तरफ तो IRR में 5% में बेच रहा हूँ, एक तरफ म्यूचुअल फंड में बताऊं तो 20% यील्ड आ रहा है, तो क्यों हमसे इंश्योरेंस लेगा? तो म्यूचुअल फंड ही लेगा। तो म्यूचुअल फंड इज नॉट माई सब्जेक्ट। मैं लाइफ इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस ही बेचता हूँ। म्यूचुअल फंड करूंगा तो रोज का हमको NAV बताना पड़ेगा, रोज का उठापटक करना पड़ेगा, मुझको इतना समय नहीं है। मैं अपने पोर्टफोलियो में बिजी रहता हूँ, इसके लिए हमको फुर्सत नहीं है। मेरा खुद का बहुत बड़ा पर्सनल पोर्टफोलियो है, उसको संभालता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। मैंने इंश्योरेंस की एजेंसी के नाते इस साल मैंने एक फ्लैट लिया है, 11 करोड़ का फ्लैट लिया है, 5 करोड़ का फर्निशिंग करा है बॉम्बे के। जिसने मुकेश अंबानी का फर्नीचर बना, उससे मेरा फर्नीचर का काम हो रहा है। इंडिया का नंबर 1 इंटीरियर मेरा इंटीरियर कर रहा है। कलकत्ता की पॉशेस्ट लोकेलिटी में मेरा फ्लैट लिया है मैंने। सारा इंश्योरेंस के माध्यम से, मैंने और कोई काम नहीं करना। मैंने फिर से एक बार म्यूट किया है, आपको अनम्यूट करो। इंश्योरेंस के अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ, ना म्यूचुअल फंड ना कुछ। तो म्यूचुअल फंड इज नॉट माई सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी? प्रभु देसाई कहाँ गए? प्रभु देसाई कहाँ गए? प्रभु जी कहाँ गए? प्रभु जी लिफ्ट हो गए शायद। हाँ। दमनी जी, अरे प्रभु देसाई एक बार तो आ जाओ यार। पढ़ रहा हूँ सुरेंद्र जी। प्रभु के तो दर्शन कराओ। हाँ, प्रभु देसाई जी शायद लेफ्ट हो गए। पर है, राकेश भाई ने लिखा है, हाँ बोलिए। बड़े कहाँ से ढूंढते हो, मिलते कहाँ से? क्या बोल रहे हिम्मत भैया आप? क्वेश्चन है, राकेश भाई करके लिखा है, टाइप किया है हाँ, कि हाँ। आप बड़े क्लाइंट कैसे और कहां से मिलते हैं, लाते हो? प्रोस्पेक्टिंग यानी। मैं बड़ा क्लाइंट नहीं लाता हूँ, मेरे क्लाइंट बड़े हो गए। मैं बड़ा क्लाइंट नहीं लाता हूँ। मैं क्या कहा, मैं छोटे क्लाइंट से जुड़ा रहता हूँ, वे बड़े हो गए। बंगाल के नंबर 1 to 10 इंडस्ट्रीज मेरे क्लाइंट है। सही बात है। टॉप 10 इंडस्ट्रीज ऑफ वेस्ट बंगाल ऑल माई क्लाइंट। और मैं क्लाइंट के अलावा आई एम मोर देन ए फैमिली मेंबर टू देम। मैं हमेशा कहता हूं, आई स्टार्ट माई डिस्कशन इन बोर्ड रूम एंड क्लोज माई सेल इन द बेडरूम। ऑलरेडी पुराने क्लाइंट उनके बड़े हो गए। और उन्हीं से अब रेफरेंस मिलता है। अब क्या हो गया, HNI to HNI रेफरेंस मिलते हैं हमको। हाँ, आप जिस लेवल में लगे रहोगे वैसे ही लोग मिलेंगे। आप जिस सर्किल में रहोगे वैसे रेफरेंस मिलेंगे आपको। तो अपने आप ही क्लाइंट बढ़ गए समय के हिसाब से।
तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे क्लाइंट की उन्नति हुई तो मेरी भी होगी। राइट। और किसी को कोई क्वेश्चन है अभी? सर आप पूछते, जब भी कोई क्लाइंट बोलता है कि म्यूचुअल फंड चाहिए या पहले म्यूचुअल अपना फंड, नाम बोलना और फिर क्वेश्चन बोलना। गणेश सर्जन है, ब्रांच 887 मुंबई। तो सर हम पूछते, बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड करवाना है, मुझे LIC नहीं करवाना है। तो उस समय में हम उसको क्या ऐसे बात करें जिससे वो रेडी हो पाए? ऐसे देखिए, यदि कोई म्यूचुअल फंड का आपके पास में कस्टमर आता है तो उसका टर्म इंश्योरेंस दीजिए। ओके। म्यूचुअल फंड वाला को तो आपने एक तरफ बता दिया 15 से 20% का ही ला रहा है, तो उसको आप फिर 5% की प्लान दोगे तो उसको ऐसे सूट नहीं करेगा। उसके दिमाग में यील्ड घूम रहा है, तो आप उसको उतने की टर्म इंश्योरेंस दो कि आप यदि 10 करोड़ का म्यूचुअल फंड ले तो 10 करोड़ टर्म इंश्योरेंस पैरेलल साथ में रखो, जिसका खूब कम प्रीमियम लगता है। तो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को आप टर्म इंश्योरेंस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके फ्यूचर सेविंग्स गारंटीड चाहिए बच्चों के लिए, उसकी पॉलिसी दीजिए। वो अपनी पॉलिसी तो टर्म इंश्योरेंस लेगा, साथ साथ बच्चों को सेविंग्स प्लान डाल दीजिए। पर म्यूचुअल फंड वाला टर्म इंश्योरेंस ही लेगा, दूसरी पॉलिसी नहीं लेगा। ओके। इसके लिए आप मत कंफ्यूज करिए, फिलहाल उसको आप टर्म इंश्योरेंस देके निकल जाइए, क्योंकि आपने उसका काम है कवरेज देना। आप किसी माध्यम से जुड़े रहो, ये मत छोड़ो कि आप कस्टमर छोड़ दिए। हर व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, साथ साथ इंश्योरेंस भी करता है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो उसको मर्ज करने की दरकार नहीं और कंफ्यूज करने का दरकार नहीं। दोनों की थॉट प्रोसेस ही अलग है। म्यूचुअल फंड कभी भी आप बेच दोगे और अलग हो जाओगे, पर लाइफ इंश्योरेंस आपके साथ जुड़ा रहेगा। बराबर। म्यूचुअल फंड में हम कल भी एग्जिट हो सकते हैं, तब आपका क्या प्लानिंग रहेगा? लाइफ इंश्योरेंस इज ए प्लान्ड सेविंग्स, एक नियम पूर्वक आप सेविंग्स कर रहे हो, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। म्यूचुअल फंड इज ए अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में फर्क है, बेसिक कॉन्सेप्ट में ही फर्क है, आप उसको मर्ज मत करो। बराबर। कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तो दोनों कॉन्सेप्ट को आप मर्ज मत करो। वे सोच अलग है, ये सोच अलग है। तो म्यूचुअल फंड इज ए डिफरेंट, ऑल टुगेदर ए डिफरेंट प्रोडक्ट। बराबर। कंफ्यूज मत करिए। थैंक यू सर। इंश्योरेंस इज ए रिस्क जो बीच में म्यूचुअल फंड डजंट गिव। म्यूचुअल फंड में 10 करोड़ लगाना पड़ता है तो 10 करोड़ का ब्याज मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में 50 लाख लगाना पड़ता है, 10 करोड़ का फायदा मिलता है। तो राधा उनको ये बोलिए कि म्यूचुअल फंड में जो अर्निंग आती है उसका प्रीमियम देकर के लाइफ इंश्योरेंस डाल दीजिए। बराबर। ये प्लानिंग कर सकते हैं। और बेसिक चीज क्या होती है सर, कि आपकी 100 करोड़ की पॉलिसी आज अट्रैक्ट करती है लोगों को, पर आपने वो 100 करोड़ की पॉलिसी के लिए वो क्लाइंट से क्या रिलेशन बनाया, क्या किया, वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि किसी को भी लगता है कि आपने बहुत आसानी से सेल कर दिया है। सर वही सवाल सर, सुनील लड्डा बोल रहा हूँ। बोलो सुनील। सर यही मैं पूछना चाह रहा था, आपने बताया था कि मैं पहले कोई कस्टमर को 10 लाख की भी बेचा है, 5 लाख की, और आज उनको 10 करोड़ की भी दी, 50 करोड़ की भी दी, और आपने हॉल से चल के बेडरूम तक का भी बताया। और आपने सर हमने सुना है कि क्लाइंट भी आपके लिए चार्टर्ड प्लेन भेजते हैं आपको घुमाने के लिए सर। तो ये इतने सारे रिलेशंस आप कैसे बनाते हो सर, यही मैं पूछना चाह रहा था सर। देखिए, रिलेशंस ऐसा है कि क्लाइंट की हर नीड पर आप लगे रहो, उसको कभी भी नेग्लेक्ट फील मत होने दो। उसको ये फील लेना चाहिए कि इंश्योरेंस का कहीं भी काम है तो यहाँ समाधान है। आपके खुद की क्रेडिबिलिटी बनाने आपके हाथ में निर्भर करता है। आप छोटी से छोटी चीज को नेग्लेक्ट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंस। ये मत सोचो ये छोटा सा काम है, ये काम है, कुछ नहीं, काम तो काम ही है ना। तो आप काम को कर्म समझ के समझो कि आप कर्म कर रहे हो, उसमें आपका क्या फायदा क्या नुकसान है आप भूल जाओ। हर समय फायदा नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं कि दुकानदार दुकान खोले और आज के ग्राहक मिले, हो सकता है सारे दिन बिक्री ही नहीं हो। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम है दुकानदारी। एक दुकानदार 7-10 बजे खोलता है और रात में 7 बजे तक बैठा रहता है, भले ग्राहक आओ चाहे नहीं। सोचिए कितनी बड़ी तपस्या करता है एक दुकानदार। हम क्या तपस्या करते हैं? हमको तो इतना आराम है कि एक ग्राहक नहीं तो दूसरे के यहाँ 10 जगह मिल सकते हैं। और दुकानदार कहीं घूम के नहीं जा सकता कि हमको ग्राहक चाहिए, दुकानदार में बैठ के दुकान छोड़ के नहीं जा सकता। हमको तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो आप कस्टमर से मिलो, उनके काम करो, उनसे लगे रहो। कोई प्रॉब्लम हो, कोई काम हो तो बात करो, किसी बहाने आप कस्टमर से जुड़े रहो।
कि जब जब उसका इंश्योरेंस दिमाग में है तो आपका नाम सोचिए, भाई सुनील अड्डा से बात करना है। उसके दिमाग में हिम्मत धूलिया का नाम ही नहीं आना चाहिए, उसके दिमाग में सुरेंद्र चांडक का नाम ही नहीं आना चाहिए, तब आपकी पहचान है। यस, ग्रेट। तो ये इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि आपका नाम क्रॉप अप करे। हिम्मत भाई का क्लाइंट हिम्मत भाई को याद करे, सुरेंद्र चांडक का क्लाइंट सुरेंद्र को याद करे। वे क्यों सोचे भाई रमेश दवानी कलकत्ता में है, इसका मतलब वे फेल कर गए कहीं ना कहीं। इसके लिए अपनी थाक जमाए रखो और कस्टमर को ग्रिप में रखो। कब आएगा? जब आप उसके साथ लगे हो हर क्षेत्र में। दोस्तों मैं आज 30 करोड़ का प्रीमियम कर रहा हूं, सोचिए कितने मेरे जनरल इंश्योरेंस क्लाइंट है। 30,000 आदमी की मेडिक्लेम है मेरे पास में। वाह। और एक भी क्लेम रिजेक्शन नहीं है। ग्रेट सर। तो 30,000 तो मेरे स्पोक्समैन, हमको कहीं जाने की दरकार ही नहीं है। मेरे लिए सबसे तकलीफ की बात है कि मैं क्लाइंट को अपॉइंटमेंट नहीं दे पाता हूं। ये मेरे लिए तकलीफ की बात है। मैं इसको बड़ा फील करता हूं कि क्लाइंट हमको बोलता है दमाई साहब कल आइए, बोला कल रहने दो, परसों मिलते हैं, प्लीज 2 दिन बाद मिलेंगे। कितना हमको दुख लगता है कि एक इंश्योरेंस एजेंट के पास कॉल आता है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैं इतने अपॉइंटमेंट्स बुक्ड है। और 90% क्लाइंट जब क्लेम होता है तो मेरी ऑफिस आना पड़ेगा, ये गारंटीड है, मैं नहीं जाऊंगा उनके यहाँ। क्लेम उनको लेना, हमको नहीं लेना है। बीमा हमको बेचनी है तो मैं जाऊंगा, और क्लेम उनको लेना है तो वे मेरे द्वारा आएंगे। इस बहाने मेरे ऑफिस आएंगे, मेरा देखेंगे कि मेरा क्या यहाँ पर हिसाब है, मैं कैसे काम करता हूँ, उनके मन में कॉन्फिडेंस आएगा। दमानी साहब एक क्वेश्चन था कि डेली शेड्यूल कैसा रहता है आपका? डेली शेड्यूल मेरा प्रैक्टिकली मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ और करीबन 8 बजे तक मैं अपने मॉर्निंग जिम एक्सरसाइज अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ करके 8 से 9 अपना जो भी है पूजा पाठ करना और करना। मेरा सेना जी की सेवा है, पूरी सेवा होती है मेरे यहाँ, नियम से होती है। लालन की सेवा है, रोज नियम से करना। उसके बाद में 9:30 बजे तक मैं अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फिनिश करता हूँ। मैं आई मीन माई ऑफिस बाय 9:45 to 10 o'clock और मैं ऑफिस में रहता हूँ मॉर्निंग 10 से लेकर के 12-1 बजे तक। 99% मैं काम कॉल से सलटाता हूँ। कोई कल का मेल है, कल की कंप्लेन है, जो भी कुछ है, स्टाफ को कोई काम जुम्मा देना है या कुछ करना है, जो भी है, कोई स्टाफ सब देखते हैं मेरे मेल, सब स्टाफ के पास में है। मेरा कोई इंपॉर्टेंट होता तो मैं देख लेता हूँ। 99% मैं फोन से काम सलटाता हूँ। उसमें कोई 1-2 अपॉइंटमेंट रहते तो मैं चला जाता हूँ क्लाइंट के यहाँ कि चलो, और एक दिन में मुश्किल से 1 या 2 क्लाइंट से मिलता हूँ, तीसरा मिल ही नहीं पाता। तो जहां जाता हूँ वहां फिर मैं उनको मेरे को उठना मुश्किल हो जाता है। क्लाइंट बोलता है अभी क्या हड़बड़ी है, बैठो। ये भी एक अच्छा, आपके लिए उल्टा है, क्लाइंट बोलता अभी बैठो करके। और कितने बार तो मैं क्लाइंट को पूछता हूँ यार लंच कितना बजे करोगे, उसी समय आऊंगा ना, साथ खाना खाऊंगा। कोई ना करेगा क्या? मैं पूछता हूँ अरे यार लंच टाइम में मिलेंगे, बोले साथ में लंच करेंगे, मैं आपके साथ ही लंच करूंगा। बोलो ना करेगा क्या मेरे साथ लंच मत करो। अरे खाना थोड़ी है, हमको तो उसका साथ बैठ करके कब करनी है। खाना तो मैं घर से खा के जाता हूँ, पर मैं बोलता है लंच साथ में करेंगे, आपके साथ ही लंच कर लेंगे, आप क्या करेंगे, लियो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तो आप ये कब कर सकते हो? जब आपको अपने आप पर विश्वास, आप सही काम करो। मैंने ऐसे क्लाइंट है जिनके साथ में एक थाली में खाता हूँ, बताइए तो। वे खा रहा है, बोले साथ दमानी साहब आपके साथ ही खाए, मैं उनके थाली में खा लेता हूँ, वही मेरी थाली में खाता। सोचिए, दैट टॉप एशियन मींस नंबर 1-2 इंडस्ट्रीज ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉट कलकत्ता। तो आप अपनी साख जमाओ ऐसी कि आप उस लायक बनो। हम एक बहुत साधारण इंसान है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। हम बार बार बोलते हैं HNI और हमारे में इतना ही फर्क है, एक पैसे का फर्क है और कोई फर्क नहीं। उसके पास कुछ पैसा बेसी हो गया, इसके लिए HNI हो गया, बाकी क्या HNI है? इज ए ऑर्डिनरी पर्सन। अपने भ्रम को दूर कर लो कि HNI बोल के कोई HNI है। आप एक व्यक्ति से मिले जा रहे हो, व्यक्ति विशेष से मिले जा रहे हो, वो कुछ नहीं है। उसको दरकार है इंश्योरेंस। हमारा काम है उसको सेल करना। नहीं लिया तो नहीं लिया, मैं बोलता आपने नहीं लिया तो हमको मन में एक ग्लानि नहीं है कि मैंने आपको इंश्योरेंस के लिए क्यों नहीं अप्रोच किया। बोले क्यों? कहीं मर जाएंगे तो हमको दुख नहीं होगा कि मैंने आपको पॉलिसी क्यों नहीं बेची। बोले तुम यार बेकार बात करते हो। बोले हमको खुशी है कि मैंने आपको अप्रोच किया
अब मेरे मन में ग्लानि नहीं होगी, क्योंकि कितने घरों में डेथ होती है, तुमको तकलीफ होती है कि यार ये परिवार मेरे कारण रुइन हो गया, मैं उनको इंश्योरेंस कर सकता था। तो हमारी गलती है कि मैंने उसकी इंश्योरेंस नहीं करी। अब उस परिवार को कोई देखने वाला नहीं है, ये मेरी गलती है, समाज की गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं उस परिवार को मेरे कारण आज ये तबाही देखनी पड़ी। तो हमारा फर्ज बनता है कि वी शुड अप्रोच एवरीबॉडी। सबसे तकलीफ की क्या बात है, आपके बगल के मकान में दूसरा एजेंट आ रहा है। अरे हमारे क्षेत्र में हमारी धाक होनी चाहिए, हर व्यक्ति मेरा क्लाइंट होना चाहिए। तो कम से कम अपने क्षेत्र में सबकी कर दो ना बीमा। और मैं आज एक सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम सब एजेंट भाइयों की बीमा अपने लिमिट के हिसाब से मैक्सिमम होनी चाहिए। हम गांव की तो करते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित करना मेरा फर्ज है। तो अपनी भी बीमा सब बढ़ाओ, एडुकेट करो, चाहे टर्म इंश्योरेंस करो, चाहे कुछ करो। हाँ, हम लोग अपने आप के परिवार को सभी सुरक्षित कर सकते हैं, हम अपने आप के एडुकेट टर्म इंश्योरेंस करें, जो भी अवेलेबल हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी मिलता हो, सब कोई अपनी इंश्योरेंस बढ़ाओ। हम गांव की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, अपनी पहले करो, यहाँ पर आप स्वार्थी बनो। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि रिलेशन मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं आप? ये बड़ा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। कोई लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं, कोई केक बेचते हैं, कोई ये करते हैं, वो करते हैं, अमका करते हैं, ढमका करते हैं। क्लाइंट को कोई गिफ्ट भेजता हूँ, ना मैं क्लाइंट से कमीशन देता हूँ, ना क्लाइंट को दिवाली का मिठाई भेजता हूँ। ज्यादा दिवाली की मिठाई मेरे ही ज्यादा आती है। तो क्लाइंट को तो मैं इंश्योरेंस सर्विस देता हूँ और खुश रहता हूँ। सुरेंद्र जी। हाँ बोलिए हिम्मत भाई। रमेश दमानी जी रिलेशन मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं करके बहुत कुछ कर लेते हैं। समझे? राइट राइट राइट। और चंद्रकांत जी स्मिता मैडम और प्रभु देसाई सर के कुछ क्लाइंट को यस एक मिनट मैंने म्यूट किया है अभी मैडम हिम्मत भाई सभी को, तो फिर से आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। और नितिन तापड़े जी अगर आगे होंगे तो कुछ क्वेश्चन अगर पूछना होगा उनको तो वो पूछ सकते हैं। और प्रभु देसाई सर है कि यानी क्या है? स्मिता प्रभु देसाई बोल रही हूँ। अच्छा बोलिए मैडम। मैडम दमानी सर कितने दिनों से आप लोगों के दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं, आपका वीडियो ऑन कीजिए। स्मिता जी आ गई क्या? स्मिता मैडम सर एक्चुअली है ना, हम लोग एक क्लाइंट को आवाज कट रही है मैडम, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा बाहर आ जाइए आप। आवाज कट रही है इसमें। हाँ तब तक नितिन तापड़िया। सुरेंद्र जी प्रभु देसाई सर उसके किसी पार्टी के साथ में है और उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसके लिए प्रभु सुनाई दे रहा है आवाज? नहीं आवाज कट रहा है हिम्मत भाई आपका भी। हिम्मत भाई आपका आवाज भी ब्रेक हो रहा है। अभी आ रहा है? ठीक है तब तक नितिन तेरा कुछ क्वेश्चन है? सर नमस्ते, मैं नितिन तापड़िया बात कर रहा हूँ बुल्हारा ब्रांच से। थोड़ा सा आप मेरे को एक स्टाफ मैनेजमेंट के ऊपर गाइड कीजिए ना, आप स्टाफ को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए स्टाफ को मैंने यही बोल रखा है कि इट इज योर ऑफिस, यू आर द ओनर ऑफ द ऑफिस। तुमको कोई ट्रबल हो मेरे पास में, तो मेरे पास ही मत आओ, डोंट कम टू मी। यू एक्ट एज ए ओनर। तुम यदि मेरी सीट पर होते तो क्या करते, वही तुम्हारी ऑफिस। मैं तुमको कोई कमांड नहीं दूंगा, मैं कोई डिक्टेट नहीं दूंगा, जो है सो करो। गलती है तो हमसे आके पूछो, गलती एक बार करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत ऐसा मत करो कि ब्लंडर हो जाए। तो कोई दिक्कत आती है तो हमसे पूछो, पर यू एक्ट एज ओनर, कि तुम मालिक ऑफिस के, मैं नहीं। तो ग्रुप में ओनरशिप जब मिलती है तो उनको लगता है कि हाँ हमको कुछ करना है, तुम कुछ करके दिखाओ। और कोई अच्छा काम करता है तो मैं चला के उसको रिवार्ड देता हूँ।
मैं स्टाफ के घर में कोई फंक्शन हुआ तो उसको मैं रिवार्ड देता हूँ, कुछ उत्सव हुआ तो रिवार्ड देता हूँ, उसके बच्चे की बर्थडे तो मैं उसको कुछ देता हूँ, तो उसके मन में रहे कि मैं परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक व्यक्ति मेरे यहाँ 12 घंटा समय निकालता है और 2 घंटा आने जाने में लगता है, तो दिन का 15 घंटा मेरे साथ व्यतीत करता है और घर सिर्फ सोने के लिए जाता है। तो मैं उसके परिवार को किसी तरीके से जोड़ूं तो उसको ये लगे कि हाँ आपके मालिक अच्छे हैं, जाइए। तो हमको सब तरह से देखिए, हमारी सक्सेस में किसके तकदीर जुड़े हमको नहीं पता। हर व्यक्ति का तकदीर हमारे सक्सेस में। हमारे माँ बाबू जी का है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो हम उनकी सेवा का हम वंचित है, हमको सेवा नहीं करनी पड़े। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहायक है। घर में सब व्यक्ति स्वस्थ रहे, वे हमको काम में सहायक करता है। किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाता है, काम नहीं कर पाएंगे, तो वे भी हमारे तकदीर से जुड़ा हुआ है। तो हमारे सक्सेस में हर व्यक्ति का योगदान, तो किसी को छोटा मत समझो। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं सफल हूं तो सबकी दुआओं से हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। बहुत बढ़िया। हर व्यक्ति का योगदान है मेरे सक्सेस में, चाहे वे मेरा ड्राइवर हो, चाहे मेरा ऑफिस का दरमान हो, चाहे कोई भी हो। ग्रेट सर। तो हर व्यक्ति हमको सक्सेस में सहायता देता है, मेरी इंडिविजुअल कोई औकात नहीं। इंडिविजुअल में यदि अपने आप को अलग करूं तो मैं बहुत साधारण इंसान हूं। सब व्यक्ति के कारण मेरे को योग्यता मिली है, मेरे अपने में कोई योग्यता नहीं। सर वर्क बाइफरकेशन कैसे होता है आपका? प्रैक्टिकली सब स्टाफ सब काम जानते हैं, पर जिम्मेवारी एक एक लीडर दे रखा है कि भाई तुम इसके डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो, तुम जानो, तुम इनसे काम करो। मैं हर एक को डेलीगेट नहीं कर सकता हूँ, एक मेन स्टाफ को डेलीगेट करता हूँ, तुम अपना काम करो। लाइफ इंश्योरेंस का एक स्टाफ है, वे डेलीगेट कर रखा है। नॉन लाइफ का एक स्टाफ डेलीगेट करेगा, तुम काम करो। कहीं दिक्कत है तो हमको बोलो। नंबर 2, कोई क्लेम की प्रायोरिटी है तो हमको बोल दो। क्लाइंट का फोन आता है कि भाई मेरा क्लेम तुरंत पास हो, देन आई अटेंड। सर फिर से अनम्यूट करो आपको एक बार। यदि कोई क्लाइंट का खुद का मेरे पास फोन आता है तो मैं चला के उसको फोन करता कि आपने ये काम कहा और ये हो गया, तो उसके मन में रहना चाहिए कि मैं अटेंटिव हूं, आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन माई स्टाफ। क्योंकि उसने हमको फोन किया है तो मेरा स्टाफ कॉल बैक नहीं कर सकता उसको। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मेरा स्टाफ उसको कॉल करे। तो मैं क्लाइंट को जहां तक उसने मेरे पास फोन है तो मैं ही अटेंड करूंगा, तो स्टाफ को नहीं बोलूंगा कि तुम बोलो, उसमें उसकी इंसल्ट है। आपने हमको कोई काम कहा कि दमाई जी मेरा काम कर दो, मेरा स्टाफ आपको जवाब देता है तो बोलेगा दमाई जी क्या इतने बड़े हो गए कि हमने कॉल किया, उनका स्टाफ फोन करता है, क्या समझते अपने आप को? उसको भी रेस्पेक्ट चाहिए। तो हर व्यक्ति को बराबरी का रेस्पेक्ट दो, और सबसे बड़ी बात है आप रेस्पेक्ट दोगे उतना ही रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। इट इज रेसिप्रोकल। तो क्लाइंट को हमेशा आदर सम्मान दो, उसकी हमेशा भावनाओं की कदर करो, उसको कभी मत छोटा फील होने दो। हाँ स्मिता मैडम, आप कंफर्टेबल है बात करने में? एडमिट करो स्मिता मैडम। स्मिता स्नेहा मांजरेकर को ले लो। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए बोलिए। रमेश सर, हम कलकत्ता में मिले थे, स्नेहा मांजरेकर। हाँ मिले थे ना आप अपने। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आपका मुझे एक बात मैडम, और आवाज थोड़ा कम रखिए। यस, एक्चुअली आपका मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा था कि आपने कहा था कि क्लाइंट मेरे लिए भगवान है। ओके, वो मैं आपकी बात कभी नहीं भूली हूँ। ओके, और स्मिता मैडम और प्रभु सर कोई क्लाइंट का तबीयत ठीक नहीं है, उनको मिलने को गए हैं, तो उनकी ओर से उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बोल दूं। ओके सर, मुझे एक क्वेश्चन था। ये जो बड़े अभी एक मैं किसी क्लाइंट को कुछ 100 करोड़ का पॉलिसी के लिए बोल दिया है, बट उनका प्रॉब्लम क्या है कि जो करंट अकाउंट ओडी अकाउंट होता है ना, तो उन्होंने कहा कि बैंक से हमने जो लोन लिया है या बैंक के जो लोन चालू होते हैं ओडी अकाउंट होते हैं, तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आता है, तो मैं उनको क्या बोल सकती हूँ? देखिए, बैंक हमेशा चाहेगा कि उसका लोन सिक्योर्ड रहे और उसको इंटरेस्ट टाइमली मिले और कैपिटल रिटर्न हो, तो बैंक का इंटरेस्ट एक ही रहता है। आप क्लाइंट को बोलिए आप लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी लीजिए कि कभी कुछ हो गया आपको तो उतना का लोन आपका चूक जाए लाइसेंस। ओके, आप उसको बोलिए आपने मान लिया 100 करोड़ का लोन लिया, उसको तो ब्याज भरना पड़ेगा, पर यदि आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को भरना पड़ेगा। नाउ लीगल हेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि आप चले गए तो परिवार की नहीं है, उसकी भी जिम्मेवारी है।
तो आप अपना लोन प्रोटेक्शन का उतना अमाउंट का पॉलिसी लेकर रखिए, उसको Yes. तो और इजी है सेल करने के लिए। दे आर मोर इजी टू सेल पॉलिसी, कोई दिक्कत Okay. नहीं। Yeah. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। मुझे लगता है करीब करीब अभी सभी के क्वेश्चंस हो भी गए और दमानी साहब एक ने लास्ट बहुत समय दिया हमें। 7:30 बजे से अभी सुरेंद्र जी। 9:47 हो गए। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र, लास्ट बोलिए, सर के लिए लास्ट सर के क्वेश्चन। लिए सर के लिए एक गाना बजाएंगे जो हमेशा आयो ही बजाते थे। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सुनील मौला सुरेंद्र भाई, हाँ बोलिए मत है। लास्ट क्वेश्चन एक नहीं दो चार दिला दे करो सुख दिया है सुरेंद्र भाई। थैंक यू सर, थैंक सुरेंद्र यू भाई। बहुत हाँ, बढ़िया। हाँ हिम्मत भाई क्या बोल रहे थे आप? मैं आपसे एक डाटा शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास में डेली स्टेटमेंट आ जाता है कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस और आज तक की क्या। यहाँ एक टाइप क्वेश्चन है, काफी कस्टमर के पास में ब्लैक मनी रहता है। हिम्मत भाई पहले दमानी साहब की बात टैकल कंप्लीट हो जाने दीजिए। हिम्मत भाई 2 मिनट वेट कीजिए, दमानी साहब की पहले बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मेरे पास में डेली का मेरे अकाउंटेंट का नियम है कि देने का आज का बैंक बैलेंस क्या और अभी तक की क्या इनकम है। हाँ। ये डेली चार्ट आएगा मेरे पास में, जिससे मैं कंपेयर करूं कि मैं लास्ट ईयर कितना कमाया और अभी तक क्या कमाया। तो जैसे मेरी अभी तक ये 31 जुलाई आज तक की इनकम आई है 1,55,47,849 फ्रॉम अप्रैल मई जून जुलाई। मेरी इनकम आ चुकी है 1,55,47,849। तो मैं कंपेयर करता हूँ लास्ट 4 महीने में मैंने क्या कमाया, तो कहाँ शॉर्टफॉल है और क्यों शॉर्टफॉल है, या मैं प्लस हूं तो क्या बिजनेस ज्यादा है और क्या छूटा। ऐसा तो नहीं कि नया बिजनेस कुछ आ गया और पुराना चला गया तो वे शॉर्टफॉल एडिशनल है। तो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता हूँ कि भाई मेरे लास्ट ईयर से इनकम कैसे बढ़े, लास्ट क्वार्टर में क्या इनकम थी, इस क्वार्टर में क्या है और आगे क्या प्रोजेक्टेड है। तो सब समय मेरी ये तलपट चालू रहती है। उसी हिसाब से एडवांस टैक्स की प्लानिंग चालू रहती है और एडवांस टैक्स की डिमांड जितनी उससे मैं ज्यादा 20% जमा देता हूँ, ये सोच के हमको और कमाना है। तो इसके लिए दोस्तों अपने आप को हमेशा अपग्रेड करो, अपने आप को ये देखो कि हम लास्ट ईयर से आगे कहाँ बढ़ा। हमको ग्रोथ की सोचनी है, हमको कोई कम सोचना ही नहीं है। मेरे बैंक में क्या बैलेंस है, हमको क्या इन्वेस्ट करना है, हर चीज का मेरे पास स्मॉल डाटा हो जाएगा कि मेरे बैंक बैलेंस कितना है, मेरे इनकम क्या है, मेरे क्या अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सब लिख के रखता हूँ। कि जो डिविडेंड इनकम है वे अलग है, वो इनकम में नहीं ऐड करता हूँ। वे तो आनी है, मैं कमाऊं चाहे नहीं कमाऊं, तो उसको मैं अनअर्न इनकम समझता हूँ। ये तो फोकटिया इनकम, उसमें मेरा कोई एफर्ट नहीं है। एफर्ट इनकम कितनी है वे मैं देखता हूँ। तो जो भी अपना अपना तरीका सोच का कि अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना, अपनी और सोच को कैसे बड़ा करना और क्या आगे कमाना। हिम्मत भाई आपका लास्ट क्वेश्चन और वोट ऑफ थैंक्स पूरे सब मीटिंग की ओर से हिम्मत भाई ढोलिया करेंगे। अपने आप को अनम्यूट कर लो वहां से। आपकी आवाज नहीं आ रही हिम्मत भाई। यस, यहाँ दमनी जी एक क्वेश्चन और है कि काफी क्लाइंट्स, हाँ आवाज कट रही है आपकी। आ रहा है? हेलो, हाँ आ रही है। काफी कस्टमरों के पास में ब्लैक मनी रहता है, तो उसको फिर कैसे टैकल करेंगे? कुछ किसी ने यहाँ कार्तिक नाम है और एक दो और भी व्यक्ति उन्होंने लिखा है। अभी जो समय आ गया है, पीपुल हेट देयर ओन मनी लाइंग इन अलमीरा।
उस ब्लैक मनी से उनको बोलिए, हाँ, जो भी नाश्ता पानी खाना खा लो और कोई उसकी कीमत नहीं है। ब्लैक इज ब्लैक, ओनली व्हाइट। एलएलसी को सिर्फ अच्छा चाहिए। तो ब्लैक मनी का हमारा कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, और ब्लैक मनी की हमको चर्चा भी नहीं करनी है इंश्योरेंस में। हर चीज पैन नंबर आधार नंबर से लिंक्ड है। हम क्लाइंट को कभी गलत सलाह नहीं दे सकते हैं, न हमको देनी है। ब्लैक मनी वे जाने, उसका काम जाने। ब्लैक मनी कैन बी यूज फॉर लग्जरी, लग्जरी भी कहा, जाके रेस्टोरेंट में खा लो। यदि उसको 2 लाख की घड़ी खरीदनी है तो वे भी खरीदने लायक नहीं है। आपको मालूम है रोलेक्स घड़ी मैंने एक ली है, दे हैव चेक्ड माय प्रोफाइल कि मैं लेने लायक हूं कि नहीं हूं। अब ये जमाना चेंज आ गया, इसके लिए वी आर नॉट कंसर्न विद ब्लैक मनी, और दिस इज नॉट आवर एरिया टू डिस्कस। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने छोटे विनंती पे आए। और आपका नाम मेरे को पता था बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं पता था कि आपके नाम के भरोसे हमारे 17-18 लोगों की टीम 100 क्रॉस कर गई। तो यानी हमारी लिमिट खत्म हो गई, 5-7 लोग बाहर रह रहे हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से दमानी साहब का हम अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां। थैंक यू टू ऑल फॉर द नाइस क्वेश्चन शेयरिंग। फिर मिलेंगे हम लोग। हाँ, आयु जल्दी खुले, अभी कोरोना खुले, सब स्वस्थ रहे। हाँ, सब परिवार में सुखी रहे, कोई भी कष्ट नहीं हो। हाँ, और हमारे जो भी क्लाइंट हैं उनको सब भगवान शतायु करे, उनके IRR कम मिले, ये मैं कामना करता हूं। और श्रीनाथ जी आपकी सब अच्छाई पूरी करे। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू दामनी जी, थैंक यू मत भाई, थैंक यू सो मच। आपके बारे में कुछ लिखा था। हाँ, बोलिए। आप बीमा जगत के खिलाड़ी हो, आप बीमा जगत के मिलेनियम स्टार हो, आप बीमा जगत ऑब्जेक्शन हैंडल के जादूगर हो, आप बोले रहे बीमा संबंधित रिलेशन के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। और लास्ट एक लाइन मैंने लिखी है, दमानी जी खुद एक बीमा कंपनी है। यस, बीमा, आप खुद एक बीमा कंपनी हो। और आपने ये लेक्चर देके ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का हमारे सपने को और उजागर किया है। हम सब लोग आपके तहे दिल से आभारी है। थैंक यू, आप सब लोग आए, और स्पेशली दामानी जी को और सुरेंद्र अमरावती टीम को, अमरावती MM टीम को, और IOE को भी। थैंक यू सर। IOE is a platform. Hats off to Mukesh bhai for creating such a wonderful platform. Thank you. Thank you sir. Yes, already. Thank you everyone. Yeah. Thank you. Thank you. Yes. Thank you sir. Namaskar. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you sir. Thank you.